पेरेंट्स आजकल सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ? पानी के सैंपल्स चेक हुए हैं, 80% 70% पानी कंटेमिनेटेड पाया जाता है। सर सुना है कि बच्चों को काजल लगाने से बच्चों की आंखें बड़ी होती हैं। सर वैक्सीनेशन के अंदर फर्क क्या है, मुझे थोड़ा सा ये बताएं। वैक्सीनेशन तो 99% सेम है। मदर फीड कितनी जरूरी है बच्चे के लिए? बच्चे को दूध नहीं पिलाती, पहले हाँ। मैंने छोड़ देती हैं, फिर जिम ज्वाइन कर लेती हैं। जी। वो जिम लगी रहती है 6 वेट महीने। लूज हो रहा है। हाँ, वेट रिड्यूस करना। मैं कहता हूँ उससे बेहतर है आप 6 महीने बच्चे को दूध पिला ले, बच्चा भी सेहतमंद हो जाएगा और आप भी नेचुरल तरीके से सेहतमंद हो जाएगा। अगर वो मेरे पास डायरिया के साथ ही आई है, से फॉर एग्जाम्पल, मैं उसे पूछूंगा अच्छा इसने आज इसने 2 स्टूल पास किए तो कल कितने किए थे, वो मेड को आवाज देगी इधर आना जरा, हाँ इसने कल कितने स्टूल पास किए। मैं उसे पूछूंगा सुबह से दूध कितना पिया, दूध डॉक्टर साहब दूध इसने इधर आना जरा बताना फीडर पिया कि नहीं पिया। तेरी खैर कई दफा मैं उधर से पूछता हूँ, नाराज भी कि आपका ही है कि वो मेड का है? पाकिस्तान शुगर में अब बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, दुनिया का तीसरा चौथा मुल्क बन गया। सर बच्चों को कहा जाता है गुर्ती नहीं देनी, अब डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं, शहद नहीं चटाना है, कुछ इस तरह का सीन नहीं करना। तो सर ये क्या लॉजिक है? सुनो पॉडकास्ट में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नासिर राना, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। ये पॉडकास्ट स्पेशली न्यू पेरेंट्स के लिए है। इनसे हमने जाना कि पाकिस्तान में आज भी पोलियो क्यों फैल रहा है, खुले दूध से बच्चों को क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, बच्चों को सुरमा लगाना उनकी आंखों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, न्यूबॉर्न बच्चों की क्या रूटीन होनी चाहिए, बच्चों को मदर फीड किस एज तक देनी चाहिए। इनसे हमने ये भी जाना कि बच्चों पर डोमेस्टिक वायलेंस का क्या इफेक्ट हो सकता है। ये तमाम बातें जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। आजकल अभी करंट सिचुएशन में आपके पास इमरजेंसी में कौन कौन से केसेस आ रहे हैं? देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूँ और इमरजेंसीज़ को देखता हूँ। इमरजेंसीज़ में हमारे पास जो हमेशा की तरह आजकल भी जो ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं वो इन्फेक्शंस के आते हैं। ठीक है। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट, आल्दो सीज़न के साथ ये वेरी करता है, लेकिन टॉप ऑफ द लाइन में डायरिया, जैसे गैस्ट्रोएंटराइटिस, जो पेट की बीमारियां हैं वो अभी भी सबसे कॉमन है। उसके बाद फिर गले की बीमारियां आ जाती हैं, सांस की बीमारियां आ जाती हैं। अब पेट की बीमारियां लोग किसी ज़माने में ये पेट की जो ज़्यादा बीमारियां थी ना, जैसे गैस्ट्रो हो गया, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, ये जुलाई में अगस्त में जब वो सीज़न आता है ना, जब रेनी सीज़न आता है, उसमें ज़्यादा होती थी। लेकिन अब ये सारा सीज़न ही ये बीमारियां आती रहती हैं, लोग इससे सफ़र करते रहते हैं। अब देखें ना, लाहौर, जैसे हम लाहौर में बैठे हुए हैं, लाहौर का पानी जब भी नमूने चेक हुए हैं, पानी के सैंपल्स चेक हुए हैं, 80% 70% पानी कंटेमिनेटेड पाया जाता है। इवन आपने देखा है कई दफ़ा जो मिनरल वाटर्स चेक करते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के, वो भी कंटेमिनेटेड होता है। उसमें होता यह है कि जो लोग पानी पीते हैं, कॉरपोरेशंस का इधर उधर पाइप्स लगी होती हैं पुरानी, वो पानी पीने के पानी की पाइप्स और सीवरेज वाटर, वो चूँकि पानी की जो पाइप्स हैं पुरानी हो चुकी हैं, वो लीक करती हैं। जब वो पानी का प्रेशर उसमें कम होता है, जो सीवरेज वाटर साथ होता है वो उसमें मिल जाता है और मिक्स हो जाता है। जब वो आता है तो उसमें हर तरह के जरासीम होते हैं। देखें अभी भी जो इशू एक बहुत बड़ा बना हुआ है, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में बना हुआ है, लाहौर में भी है, कि पोलियो वायरस जो हमारे सीवर वाटर में, सीवरेज के वाटर में जब भी चेक करते हैं पॉजिटिव पाया जाता है। ओह माय गॉड। वही पानी जो सीवरेज वाटर है जब पीने के पानी में मिक्स होकर लोगों के घरों में जाएगा तो जिसमें इम्यूनिटी नहीं होगी उसको टाइफाइड भी होगा, उसको हैज़ा भी होगा, उसको हेपेटाइटिस ए भी होगा, उसका पेट ख़राब भी होगा। इस वजह से यानी एक बहुत बड़ा मेजर इशू जो सा है, हमारे पीने के पानी की वजह से हमारा बहुत सारा आप समझ लें कि रिसोर्सेज जो से हैं बच्चों को ट्रीट करने पे लग जाते हैं। ये जो बीमारियां ना पेट की जी, इनको हम कहते हैं प्रिवेंटेबल डिजीजेस। इसे सारी दुनिया ने प्रिवेंट कर ली है, लोगों ने होने ही नहीं दी। अब आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे ना, उनके हॉस्पिटल में सारे दिन में शायद 1-2 बच्चे आएंगे जिनका पेट खराब होगा। ठीक है। 1-2 बड़े आएंगे जिसको कोई एक आध की होगा। टाइफाइड भी शायद हफ्ते में एक पेशेंट आए, हेपेटाइटिस ए का पेशेंट भी शायद महीने में एक कोई आए उनके। ठीक है। जबकि हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स का अगर सर्वे किया जाए तो सैकड़ों की तादाद में डेली बेसिस पे आते हैं। ये बीमारियां वहाँ पे भी थी पहले, उन्होंने ख़त्म किस तरह की, उन्होंने इसी तरह ख़त्म की। उन्होंने लोगों को पीने का पानी, जब सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर उनको प्रोवाइड करना शुरू किया ना, तो ये पानी जो बीमारियां थी इतनी तेज़ी से इनका ग्राफ नीचे को आ गया कि उनके रिसोर्सेज ही इसमें से बहुत सारे बच गए। ओके। और ये मेन रीज़न है कि पीने का पानी ही यहाँ पर ठीक नहीं है लाहौर में, और स्मोक और वो सारे मामले लाहौर के अलावा बाकी भी शहरों में, हम तो लाहौर में बैठे हैं ना, पिंडी में भी, कराची में भी, जो लाहौर से बाहर पेरिफेरीज हैं वहाँ पे भी ऐसे ही है, वहाँ पे भी इस तरह लोग बीमार होते हैं, इस तरह ही आते हैं। सर थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं कि आपने कहाँ कहाँ काम किया और एक्चुअल में अब किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं आप?
मैं वैसे तो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ। सबसे पहले मैंने हाउस जॉब भी किंग एडवर्ड से ही किया था, मैं माशाल्लाह। हॉस्पिटल में किया। फिर मैंने सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में काफ़ी अर्सा काम किया, कुछ 7-8 साल के करीब काम किया। और अब तो मैं 16 साल से चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में हूँ, और उस वक्त से मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल की एमरजेंसी का इंचार्ज हूँ, और माशाल्लाह। साथ एक मेडिकल वार्ड का भी इंचार्ज रहा हूँ 8-10 साल के करीब। लेकिन आजकल मैं चूँकि एमरजेंसी पिछले आप टेन्योर में जो गवर्नमेंट का टेन्योर था, निगरान गवर्नमेंट का, जी। हमारी चिल्ड्रन हॉस्पिटल की एमरजेंसी वो 70 बेड से बढ़ा के 150 बेड की कर दी थी निगरान वज़ीर आला ने। जी। क्योंकि वो आए थे हॉस्पिटल में, उन्होंने मल्टीपल टाइम विजिट किया था, तो बहुत ज़्यादा रश होता था। तो उन्होंने कहा कि इसका हल क्या है? हमने कहा जी बेड्स अगर थोड़े से बढ़ा दिए जाएंगे, तो जब एक बेड पे एक पेशेंट आएगा, चले यहाँ एक बेड पे 2 पेशेंट आ गए, तो ट्रीटमेंट तो हम डॉक्टर्स या स्टाफ नर्सिस जितने उतना ही कर लेंगे, हमें कोई इशू नहीं है। ऐसे ही है। जब से फिर बेड्स इसके 150 हुए हैं, अब हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में सिर्फ इमरजेंसीज नहीं हैं, हम इमरजेंसीज भी देखते हैं, हम कॉलरा के पेशेंट्स भी देखते हैं, हम मीजल्स के जिसको खसरा कहते हैं उसका भी ओके। वार्ड उसमें बनाया हुआ है इमरजेंसी के अंदर। ठीक है। हमने डिफ्थीरिया का भी बनाया जिसको खुन्नाक कहते हैं, अच्छा। उसका भी वार्ड इमरजेंसी के अंदर ही बना हुआ है, क्योंकि आइसोलेशन चाहिए। खुन्नाक का आपने देखा आजकल कराची में काफ़ी, अगर आप सर ये देखेंगे तो खुन्नाक क्या है? खुन्नाक मैं उसका भी बताता हूँ। आजकल कराची में बड़ी इसकी एपिडेमिक आई है। हाँ। खुन्नाक की जो प्रॉपर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है ना, जिसको हम एंटीटॉक्सिन्स कहते हैं, वो हमारे पास चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अवेलेबल है फॉर द लास्ट आप कह लें कि कुछ 10-15 ईयर से हमारे पास कभी इसकी सप्लाई ख़त्म नहीं हुई। ओके। बेशक कई दफ़ा सिंध वालों को भी ज़रूरत पड़ी है, तो हमने उनको वहाँ यहाँ से वहाँ भेजे हैं, सही। इसके एंटीटॉक्सिन्स के हमने टीके भेजे हैं उनको वहाँ ठीक पे। है। अब वहाँ पे जाके उनको थोड़ी सी अवेयरनेस हुई है। खुन्नाक एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों को फांसी टीके लगाए जाते हैं ना, जी। उसमें जिसको हम कहते हैं DPT, एक टीका लगता है, ठीक है। डिप्थीरिया परटसिस टेटनस, जिसका ओके। एब्रीवेशन है DPT। ऑल राइट। जो डी है ना डिप्थीरिया, उसको उर्दू में खुन्नाक कहते हैं। ठीक है। खुन्नाक की जो बीमारी है ना, वैसे तो प्रिवेंटेबल है, अगर इसके फांसी टीकों में इसके टीके शामिल हैं, इसके 4 टीके शामिल, मतलब डिफरेंट टाइम्स पे इसके वैक्सीनेशन शामिल होती है। जी। जिसको तो वो लग जाए उसको तो नहीं होती, जिसको ये इंजेक्शंस लग जाएं, जिसको ना लगे हों और वो किसी से इन कांटेक्ट आ जाए, तो उसमें फिर ये होता है कि उसका पहले गला ख़राब होता है। गला ख़राब होता है, गले में एक मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसकी वजह से उसको स्वॉलो करना मुश्किल हो जाता है, गर्दन सूज जाती है। जहाँ तक तो अगर मसला हो तो फिर भी क्योरेबल होता है, लेकिन इसके जो टॉक्सिन्स होते हैं ना, जो इसके जरासीम का पार्ट होते हैं, वो फिर दिल को भी इफेक्ट करते हैं, वो आपकी नसों को भी इफेक्ट करते हैं। वंस आपका दिल इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो फिर इसके कोई क्योर नहीं है। अभी तक कोई हाँ, क्योर नहीं हुआ। अगर दिल इसका इन्वॉल्व हो जाए, जिसमें जिसको हम कहते हैं जी कार्डियोमायोपैथी हो गई, अब डिप्थीरिया कार्डियोमायोपैथी होगी डिप्थीरिया की वजह से। और उसमें होता क्या सर? उसमें फिर ये होता है कि दिल का, देखें दिल प्रॉपर फंक्शन करता है, आप 1 मिनट में दिल एवरेज 72 to 80 टाइम्स बीट करता है। बीट करके, चाहे आप सोए हैं, चाहे जाग रहे हैं, चाहे आप प्लेन में हैं, चाहे आप सफ़र कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नहा रहे हैं या खाना खा रहे हैं, दिल अपना काम कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है, नॉन स्टॉप कर ही जा रहा है। ठीक है ना, ये कितना अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है अल्लाह ताला का। वो एक फंक्शन करता है। एक दफ़ा जब दिल पंप करता है ना ब्लड को, तो पूरे बॉडी को इंक्लूडिंग फ्रॉम ब्रेन टू फुट ब्लड सप्लाई पहुंचाता है, इतना स्ट्रॉन्ग पंप है। जब ये जो टॉक्सिस है ना दिल पे असर करते हैं ना जाके, तो ये दिल के फंक्शन को कम कर देते हैं। यानी अगर नॉर्मली फंक्शन 70% है ना किसका, ये कम होके 50, 40, 30, 20 इस तरह रह जाते हैं। अच्छा। फिर दिल इतना स्लो काम करता है कि एक ब्लड फ्लो, हाँ, अगर आप बार बार करेगा तो सप्लाई जाएगी, अगर बंदा थोड़ा सा चलेगा, ब्लड ज़्यादा चाहिए होगा, फिर भी कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, खाना खाएगा फिर कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, वॉक करेगा, भागेगा, स्ट्रेस में आएगा, पहुंच नहीं सकेगा, खून आपके दिमाग को नहीं पहुंच सकेगा, किडनीज़ को नहीं पहुंच सकेगा, अल्टीमेटली किडनीज़ भी फेल हो जाएंगे और अल्टीमेटली आपके ब्रेन को भी नहीं जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगा। यानी दिल का मतलब कंप्रोमाइज़ कर देता है। ये इससे मेजर बीमारी है और ये 100% प्रिवेंटेबल है विद वैक्सीन। सही हो गया वैक्सीन्स के। सर वैक्सीन पाकिस्तान में कितनी ज़रूरी हैं? देखें वैक्सीन जो सी ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में बहुत ज़रूरी है। हाँ, दुनिया ने जब, जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि जो अब डेवलप्ड कंट्रीज़ हो गए हैं, इंक्लूडिंग हमारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ भी हैं, सऊदीया है, UAE है, इन्होंने भी वैक्सीन के साथ बहुत सारी बीमारियों को ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया। ठीक है। देखें ना, पोलियो का जैसे आपको पता है कि दुनिया की अगर आप समझ लें कि रजिस्टर्ड कंट्रीज़ 190, 80, 90, 200 हैं, तो 2 मुल्कों में रह गई। इस तरह इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया बाकी चीज़ों का, उन लोगों ने शुरू से ही वैक्सीन करके रेगुलर वैक्सीन लगा के बच्चों को जो जितनी बीमारियां थी ना, इनको बहुत हद तक कम कर दिया। सही। जिसकी वजह से अब ये जो बीमारियां ना इन्फेक्शंस वाली, अब वहाँ पे बहुत कम होती हैं। ठीक है।
और ये बहुत ज़रूरी है। इसे देखें ना, क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा होती है जी। आपके अंदर, एंटीबॉडीज़ पैदा होती है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा होती है। हम्म। जब आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा होती है ना, और वो बीमारी जब आपको बाहर से किसी से कुछ जरासीम लगते हैं तो वो आपकी बॉडी उसको खुद ही ख़त्म कर लेती है। सही हो गया। और इसमें देखें, ये जब से शुरू हुई है, किसी ज़माने में स्मॉल पॉक्स थी, उससे लाखों की तादाद में डेथ्स हुई। यस। वो ख़त्म हो गई दुनिया से, जी। एरेडिकेट हो गई। खसरा जिसको मीजल्स कहते हैं, हम्म। इससे लाखों की तादाद में डेथ्स होती रही हैं। ऑलराइट। अभी भी कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ में होती हैं, बहुत सारी डेथ्स होती हैं। ठीक है। इवन पोलियो से किसी ज़माने में, आज से 50-60 साल पहले, हज़ारों की तादाद में डेथ्स होती थी, हज़ारों की तादाद में। अब वो ज़ीरो हो गई हैं, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी हैं। यानी वैक्सीन ने तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अगर आप देखें ना, अगर आप पूछें कि दुनिया की आबादी को कंट्रोल, मतलब बढ़ाने में, या दुनिया की जो आबादी है, जो मोर्टेलिटी कम होने में, किन 2 चीज़ों ने रोल प्ले किया है? 2 चीज़ों ने किया, पीने का साफ पानी ने और वैक्सीन ने। ओके, ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। मोर्टेलिटी इसी 2 से कम हुई है। वेरी नाइस। ना किसी और चीज़ से, ना घर बनाने से कम हुई, ना सड़कें बनाने से कम हुई, ना हॉस्पिटल, एजुकेशन। ये 2 चीज़ें जिन जिन मुल्कों ने इस पे इन्वेस्ट किया है, इस पे काम किया है, उनकी मोर्टेलिटी बच्चों में बहुत कम हो गई है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अभी भी इसमें बहुत पीछे है। अच्छा सर, यही बात मैं करने लगा था आपसे कि पाकिस्तान यहाँ पर क्यों लैग करता है कि पोलियो को अब तक ख़त्म नहीं कर सका, और फिर कंपेन से कंपेन्स, और फिर गवर्नमेंट एड्स, और फिर हमें देखने पे आते हैं इश्तिहारात टीवी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, कि पोलियो कंपेन चल रही होती है। इतनी अवेयरनेस के बाद, इतने आपने मतलब काम भी किया, गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया, उसके बाद भी पाकिस्तान इसमें लैग क्यों कर रहा है? कोई रीज़न सर? हाँ, देखें, इसमें ना 2 इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं। पोलियो, जैसे मैंने कहना कि वैक्सीन जिसको हम कहते हैं EPI स्केड्यूल, रूटीन के हिफाजती टीके, अगर हम आम आवाम की बात में करूँ, रूटीन के हिफाजती टीके, उन रूटीन के टीकों में पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाते हैं 5 दफ़ा, 2 दफ़ा उसका इंजेक्शन लगता है। ठीक है। कई दफ़ा, कई जगहों पे 3 दफ़ा भी लगता है। अब अगर लोग 100% उसको फॉलो कर लेना तो पोलियो वैसे ही ख़त्म हो जाए। अच्छा, लोग उसको भी फॉलो नहीं करते। जब ये लोगों का प्रॉब्लम है, लोगों का प्रॉब्लम कि वो फॉलो नहीं करते, फॉलो नहीं होता। ऑलराइट। अच्छा, जब फॉलो नहीं होती ना चीज़ें, और फिर वो एक बीमारी परसिस्ट करती। अब देखें, सेकेंडली पाकिस्तान में मतलब माशाल्लाह आबादी तो बहुत है, बेशक, और यंग जनरेशन भी बहुत है जी। अगर आप देखा जाए तो 5 साल से कम बच्चे ही लाहौर में कोई 15-20 लाख हैं, इस तरह पूरे पंजाब में। अब जब वैक्सीनेशन होती है ना, तो उसमें से आप लोग कहते हैं कोई बात नहीं जी, 1% मिस हो गए या 5% मिस हो गए। अब 25 लाख का या 20 लाख का 1% भी बहुत बड़ा नंबर है। अगर हर साल इतने मिस होते रहें तो कुछ 1-2-4 सालों में ये भी 50,000 बन जाते हैं। जब वो 50,000 बन जाएंगे, वो जिस स्कूल में जाएंगे, जिस क्लास में पढ़ेंगे, वहाँ पे अगर वो बीमारी को लेके जाएंगे तो फिर जब बाकी बच्चों को भी वो उनका चांस है लगाने का, इफेक्ट होगी। जैसे पोलियो का आपने स्पेसिफिकली पूछा जी। अब पोलियो का वायरस देखे, जैसे मैंने कहा कि सीवरेज वाटर में, पिंडी में भी निकलता है, लाहौर में भी निकलता है। अब वो जो पानी पीने का, वो सीवरेज वाटर पानी में मिक्स होकर किसी के पेट में जाएगा, और उसमें वो इम्यूनिटी नहीं होगी तो इफेक्ट होगा। हाँ, तो वो इफेक्ट होगा। अब दोनों मसले आ गए ना, उधर से इम्यूनिटी भी नहीं हुई, उधर से पानी भी साफ नहीं मिला, पानी भी गंदा पी लिया। थर्ड जो काज, इसकी इम्पॉर्टेंट काज है, जो हमारे जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि चूंकि हमारे बॉर्डर्स जो से अफगानिस्तान के साथ बहुत बड़े बॉर्डर्स हैं, और वो पोरस हैं, यानी वहाँ पे चेक एंड बैलेंस ऑलमोस्ट बड़ा नेग्लिजिबल है। सही, थोड़े से एरिया पर तो है, अगर 600-700 किलोमीटर का एरिया है, उसको तो आप फोर्स लगाने के लिए लाखों की तादाद में आपको चाहिए, बॉर्डर फोर्स चाहिए। तो वहाँ से लोग डेली बेसिस पे आते हैं। आजकल ट्रांसपोर्टेशन इतनी क्विक है कि एक अफगानिस्तान से बंदा निकला, अगर रात निकला 12 बजे, सुबह पेशावर से बस में बैठा लाहौर, दोपहर को लाहौर जी, यानी मतलब रातों रात आ जाएगा। तो वो अगर उसमें वायरस है तो वो ट्रांसमिट करेगा। ओके, तो इस वजह से लेके चलता रहेगा, आगे लेके चलता रहेगा। सर इसी बात से आ जाता हूँ कि एक मिथ भी क्रिएट की गई है कि कहा जाता है कि कुछ शहरों में लोग इसलिए नहीं लगवाते, एक मिथ है कि ये यहूदियों की है। इज इट राइट सर? देखें, फिर तो ये गूगल भी उनका है, ऐसे ही है, फेसबुक भी उनकी है, ऐसे ही है, नेट भी उनका है, मोबाइल भी उनके हैं, जहाज भी उनके हैं, फिर कुछ भी ना यूज़ करें। बिल्कुल। लेकिन सर ये आपको भी सुनने में मिलती है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल मिलती है, हमें भी मिलती है। मैं उनको कहता हूँ जी, फिर सबसे पहले फेसबुक छोड़ें ना, ये सोशल मीडिया छोड़ें, बाकी दवाइयाँ छोड़ें, इंसुलिन छोड़ें, पेंसिलिन छोड़ें, पैरास्टामोल छोड़ें, फिर जिसको भी छोड़ें, सभी उन्हीं का, हाँ, फिर सब छोड़ दें। या तो खुद हर चीज़ बनाएं,
ठीक है। नंबर 1 हर चीज़ खुद बनाएं, दैट्स गुड। मतलब उनसे मुराद है कि जिन्होंने तरक्की की है, जिन्होंने इसमें रिसर्च की है, उन्हीं की होनी ना। जहाँ तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक है ना, वैसे ऑल्दो रिसर्च प्रोडक्ट्स ये उनकी ही हैं, यूरोपियन और अमेरिकन की हैं, उन्होंने अक्सर रिसर्च प्रोडक्ट्स, ठीक। लेकिन अब इसके प्रोड्यूसर मेजर प्रोड्यूसर इंडिया है। ओके। अब दुनिया की जितनी वैक्सीन है ना, उसकी मेजॉरिटी कुछ 60% के करीब अक्सर वैक्सीन का, आप देखो 60% बहुत बड़ा नंबर है। इंडिया बना रहा है। कोविड की भी जो वैक्सीन थी ना, मेजॉरिटी इंडिया ने बनाई है या चाइना ने बनाई है। अच्छा। जो जितने यूरोपियन ब्रांड थे उन्होंने यहाँ से बनवा के दी है। अब जो WHO वैक्सीन दुनिया को देता है खरीद के या डोनेट करता है, वो इंडिया की बनी वैक्सीन है। अच्छा। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल तो उसका इंटरनेशनल है, ऑब्वियसली उन्होंने अपने हिसाब से देखना है। हाँ, हर जगह से उन्होंने देखना है। WHO अपने हिसाब से देखता है, चेक करता है, और बाकी कंट्रीज भी चेक करके देते हैं। ठीक। अब अगर यही देखें वैक्सीनेशन है, यही चीज़ें हैं, 50 इस्लामी मुल्क हैं इंक्लूडिंग सऊदीया, UAE, कतर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे इस्लामी मुल्क हैं। ये भी तो यूज़ करते हैं। बिल्कुल, मैं यही चीज़ पूछना चाह रहा था सर कि ये कन्फ्यूजन लोगों में पाई जाती है। अच्छा सर, एक और कन्फ्यूजन है लोगों को जी। आजकल आपको पता है कि जिस तरह मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, फिर हाई क्लास है, एलीट है, बिल्कुल सही, तबका पाया जाता है इस तरह का पाकिस्तान में। सर एक ये कॉन्सेप्ट है कि कहा जाता है कि मैं प्राइवेट से वैक्सीनेशन करवाता हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल से वैक्सीनेशन करवाऊँगा, गवर्नमेंट से नहीं कराऊँगा। सर इन दोनों में मुझे जो सुनने में मिला है कि ये दोनों सेम है और ज़्यादा फ्रेश गवर्नमेंट वाली होती है। हाँ, अच्छा, इसमें सर थोड़ा सा ज़रा बताइएगा। इसमें देखें, जो आपने कहा ना, ये डिफरेंट तबके हैं, एलीट है, वो कहते हैं हमारी तसल्ली नहीं होती, हम गवर्नमेंट से करवाएं, मिडल है, लोअर क्लास है। ये जो है ना सारी बाइफर्केशन और तबके, ये सारी दुनिया में है, ऐसे ही है। बाहर भी अगर जाएंगे ना, USA जाएं, UK जाएं, वहाँ पे भी जो एलीट क्लास है ना, वो आपको कभी नज़र भी नहीं आएगी किधर है। वो इतनी एलीट है। ठीक है ना, उनके अपने एयरपोर्ट हैं, अपने जहाज़ हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके एयरपोर्ट भी अपने हैं। वो आपकी फ़्लाइटों में जाना भी पसंद नहीं करते। हाँ, जाना भी पसंद। पाकिस्तानी एलीट क्लास तो फिर भी शायद हमारी इधर से, हमारी एयरपोर्ट से जाती है। यहाँ पे तो प्राइवेट एयरपोर्ट भी इतने नहीं है। US में तो प्राइवेट एयरपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट के एयरपोर्ट से ज़्यादा प्राइवेट एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे, तो उनकी भी बड़ी एलीट क्लास है वो भी। अच्छा, जहाँ तक ये वैक्सीनेशन का ताल्लुक है कि वैक्सीनेशन जोन सी है, देखें वैक्सीनेशन जो प्राइवेट से करवाना चाहते हैं, प्राइवेट में जाएगा, ज़ाहिर रश कम होगा, गाड़ी की पार्किंग की जगह मिलेगी। अगर कोई अपर क्लास का बंदा जाता है, सर 50-60 हज़ार रुपये का टीका है प्रोटोकॉल मिलेगा उसको, 50,000 का टीका लगेगा। डॉक्टर है, कोई सीनियर डॉक्टर है या स्पेशलिस्ट है, वो खुद लगाएगा उसको। सर डिफरेंस में ये तो चलें, एक ज़ाहिरी तौर पे चीज़ें होगी ना कि गाड़ी, पार्किंग, पैसे देने, लेकिन सर वैक्सीनेशन के अंदर फ़र्क क्या है, मुझे थोड़ा सा ये बताएं। वैक्सीनेशन देखें, वैक्सीनेशन तो 99% सेम है ना। सेम है, हाँ, वैक्सीनेशन तो सेम है। नहीं देखो, फ़र्क है ना। फ़र्क ये है कि अगर आप एक खोखे पे जाके चाय पीते हैं, 100 रुपये की मिल जाएगी। PC में जाके किसी 5 स्टार में पियेंगे तो हो सकता है 2,000 की मिले या 5,000 की मिले। अब वो कहे जी इसमें कौन सा पानी डाला है, अभी पानी डाला है, पत्ती डाली, दूध ही डाला है ना, तो चाय तो फिर भी बन जाती है। बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन वो बाकी चीज़ों का फ़र्क आ जाता है। हाँ, जहाँ तक वैक्सीन की है, बिल्कुल ठीक है, सेम है, वो लगवानी चाहिए। जो देखें, अगर कोई चाहता है कि जी मैं शाम के वक्त टाइम है, प्रोटोकॉल के साथ जाना है, साफ़ सुथरी जगह पे जाना है, रश नहीं है, पार्किंग अच्छी, वो प्राइवेट में जाए। अगर नहीं तो दूसरा जाए, लेकिन मिस तो ना करे ना। इन एनी केस मिस करना तो नहीं बनता ना। सर ये बिल्कुल आपकी राणा साहब बिल्कुल बात सही है। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि इसमें फ़र्क कोई नहीं है, ये चीज़ आपने क्लियर कर दी है कि ये दोनों प्राइवेट में भी जो लग रही है और गवर्नमेंट में जो लग रही है, इसमें फ़र्क कोई नहीं है। कोई एक आधा टीका, कोई वैक्सीनेशन, कोई चीज़ नहीं है। नहीं, उसमें यह है कि जो प्राइवेट में लगती है ना, उसके बाद जो गवर्नमेंट के सारे इंजेक्शंस हैं ना, जैसे 12 बीमारियों के लगते हैं, उसके अलावा कोई 3-4 ऐसी हैं जो इन्फेक्शंस हैं या जो वैक्सीनेशंस हैं जो गवर्नमेंट में अभी तक शुरू नहीं हुई हैं। सर वो कौन सी? वो ऐसा वो शुरू में ना, देखें ऐसा जब गवर्नमेंट ने आज से 20 साल पहले शुरू किया, तो आपने देखा होगा ऐड आती थी 6 बीमारियाँ जी, 6 से फिर 7 की, फिर 6 पहले आई शुरू में, फिर 6 के बाद हेपेटाइटिस B ऐड की, जो काले यरकान की वैक्सीन है, पहले वो शामिल नहीं थी, वो 30 साल 25-30 साल पहले ऐड की उन्होंने। फिर उन्होंने इन्फ्लुएंजा की ऐड की, जिसको गर्दन तोड़ बुखार के लिए कहते हैं। फिर नमूनिया की ऐड की, फिर उन्होंने रोटा वायरस यानी डायरिया के ड्रॉप्स ऐड किए। ऐसा देखें, ये वैक्सीन का जो है काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है ना। अब कुछ जैसे है, चिकन पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस A हो गया, MMR की पूरी है, वो 2-3 ऐसी हैं जो हम लोगों को कहते हैं पहले गवर्नमेंट से लगवा लें, ये लगवाने के लिए फिर आप प्राइवेट सेटअप से जाके लगवा लें। या जैसे फ्लू की वैक्सीन आती है, सीजनल आती है, सही है, जिन लोगों को एलर्जीज हैं, फ्लूज होते हैं,
हम उनको कहते हैं जी आप सीजनल आते हैं तो आप लगवा प्राइवेट से लगवा लें। प्राइवेट में लगवा अभी गवर्नमेंट ने सर वो दो तीन जो आपने बताई हैं वो कौन कौन सी शुरू नहीं की, जो हमें सुन रहे हैं हम उनके लिए भी कि हाँ, अगर वो एक तो चिकन पॉक्स की है, चिकन पॉक्स अभी की उसमें है, शुरू नहीं। एक हेपेटाइटिस ए की है, ठीक है, वो अभी नहीं लगती। एक जो गवर्नमेंट MR की लगाती, MMR, अच्छा ये क्या सर? मम्स मीजल्स रूबेला, वो एक पूरी होती है ना, मम्स जिसको हम कहते हैं कनपेड़े से मतलब ठीक है। हाँ जी, उसकी भी एक वैक्सीनेशन होती है, ठीक है, वो भी एक है, और फ्लू की है। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं आप कह लें कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेटली बाद में लगवा लें, लेकिन ये 1 साल के बाद जाके लगती हैं। लेकिन साल के पहले बाद। साल में तो वो अपना साइकिल पूरा करें, अपना वहाँ से कंप्लीट करें, जो मिला हुआ चार्ट जिसको वो फॉलो कर रहे होते हैं। जी उसको फॉलो कर रहे हैं। सही हो गया सर। अब मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि पेरेंट्स, अब हम पेरेंटिंग पे आ जाते हैं। हम बड़ी डिफरेंट चीज़ों में निकल गए थे और बड़ी अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। सर पेरेंट्स आजकल सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ, ये बताइएगा। देखें ये तो हर बहुत बड़ा टॉपिक है कि सर कुछ थोड़ा सा कंसाइज करके, थोड़ा मुख्तसर हाँ जी, करके, देखो कुछ 4-5 मिनट में। सबसे पहले तो ये पेरेंट्स गलती कर रहे हैं, पेरेंट्स हर वक्त बच्चे पे चढ़ाई किए रखते हैं। मैं तो अपने मतलब पेरेंट्स को, जो मेरे पास आते हैं, पेरेंट्स आते हैं हमारे पास बच्चों के, मैं उनको बड़ा समझाता हूँ। मैं उनसे कई दफ़ा रूटीन भी पूछता हूँ। अच्छा कई दफ़ा ये भी होता है ना कि हमारे पास इतना कई दफ़ा टाइम भी नहीं होता कि हर पेरेंट से, हर फैमिली से डिटेल में पूछें और मसला डिस्कस करें। सही। अगर वो मेरे पास आया इस वजह से आया कि जी उसका 5 साल का बच्चा है, उसको रात से 104 बुखार है, तो मेरी सारी तवज्जो उसके ऊपर होती है कि अच्छा बुखार हो गया, 104 है, ठीक है, पल्स कैसी जा रही है, गला ख़राब तो नहीं है, डिहाइड्रेशन तो नहीं हो गई, प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, फिट्स तो नहीं हुए, ये हम उस वक्त एक्यूट प्रॉब्लम को सेटल करते हैं, ठीक, ताकि मसला सेटल हो, क्योंकि वो आए भी इसके लिए होते हैं। इसलिए बहुत सारी टाइम कई दफ़ा पेरेंट्स से हम बाकी डिटेल पूछ भी नहीं सकते, लेकिन जब मैं पूछता हूँ ना, वो कहते हैं हाँ जी बच्चे को हम सुबह 6:30 उठा देते हैं, बच्चा उठता है, तैयार होता है, वैन वाला आता है, स्कूल ले जाता है, 7 बजे स्कूल लगता है, या कई दफ़ा 7:15 लगता है, बच्चा वहाँ से 1 बजे छुट्टी होती है, घर 2 बजे आता है, फटाफट कपड़े चेंज करते हैं, खाना खिलाते हैं, मौलवी साहब आ जाते हैं, कारी साहब के पास भेज देते हैं 2-2:30 बजे, 4 बजे बच्चा वहाँ से आता है, फटाफट फिर ट्यूशन वाले आ जाते हैं, या उनके पास भेजना होता है, 4 बजे ट्यूशन वाले के पास भेज देते हैं, वहाँ से 8 बजे बच्चा वापस आता है। ये 5 साल के बच्चे की मैं रूटीन बता रहा हूँ, जो भी क्लास 1 में है। 8 बजे बच्चा आ रहा है, 8:30 बजे। मैं कहा बच्चे क्या कुछ टाइम, आप बच्चे को कब टाइम देते हैं, बच्चा आपसे कब मिलता है, बच्चा खेलता कब है? नहीं वो हाँ जी डॉक्टर साहब खेलने का टाइम नहीं होता। तो मैं कहा जब बच्चे का खेलने का टाइम नहीं है, हर वक्त स्ट्रेस ही पड़ता जा रहा है, तो उसकी फिजिकल ग्रोथ कैसे होगी? आप देखें सारी दुनिया इस चीज़ से आगे निकल गई है। बिल्कुल। आज मतलब अभी इंग्लैंड में या यूरोप में 5 साल से नीचे बच्चे को दाखिल ही नहीं करते स्कूल में। बिल्कुल। यहाँ पे 3 साल के बच्चे को, अभी बच्चे को समझ बूझ भी नहीं होती, लोग देख के हैरानगी होती है, बच्चों को स्कूल में डालाते हैं जाके। फिर वहाँ पे यूरोप में या वहाँ पे अब वो बच्चा अगर 2 बजे या 2:30 बजे घर आता है, तो उसके बाद ना तो वो मस्जिद जाता है, ना कोई ट्यूटर आता है, ना वो ट्यूटर के पास जाता है, ना होमवर्क होता है। उस वक्त वो फिजिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेता है, जिसकी वजह से आप देखें उनके बच्चों की ग्रोथ कितनी बेहतर हो रही है। मैं पेरेंट्स को बहुत समझाता हूँ कि थोड़ा बच्चे को रात को 101 बुखार भी होता है ना, बच्चे पैनाडोल दे के ना, पैरास्टामोल, सो बच्चे को फिर स्कूल भेज देते हैं। फिर कहते हैं जी नहीं डॉक्टर साहब इसका तो टेस्ट था। मैं कहता जी क्लास 1 के बच्चे का क्या टेस्ट था? कोई PhD का टेस्ट था, कोई उसका कोई जॉब का टेस्ट था? नहीं भी था तो क्या कर लिया उसने? या एक दिन जालिम माँ बाप एक दिन मिस भी हो गया तो क्या होगा? मतलब क्या मसला हो गया अगर बच्चा एक दिन स्कूल नहीं जाता? मेरे अम्मी अब्बू ने भी किया हुआ सर इस तरह। अम्मी आप सुन लें, गलत किया आपने। जी डॉक्टर साहब। उसकी वजह से इवन मेरी वाइफ भी मुझे कई दफ़ा कहती है आपके पास जो बच्चा आता है वो सुबह छुट्टी करा ही देते हैं आप उसको। आप अच्छे डॉक्टर हैं इसका मतलब। तो कई दफ़ा मैं वैसे बच्चे को मैं कहता ना पेरेंट्स को, मैं कहता सुबह क्या है इसको आज क्यों भेजा? मैंने कहा 101 बुखार था, अपने बच्चे को क्यों भेजा? वापस आया तो वॉमिटिंग भी कर रहा था, 102 बुखार हो गया। मैं कल इसको छुट्टी करानी है। मैं साइड पे देखता ना बच्चे के चेहरे पे रौनक आ जाता है। बच्चा फौरन एक दफ़ा 101 से वापस 99 पे आ जाता है। सही। फिर उसमें कई दफ़ा ना पिछले दिनों तो मुझे एक बच्चा तो उसकी मदद में पहले मुझे फ़ोन किया, व्हाट्सएप किया, कहती डॉक्टर साहब इसको रात को भी 101 बुखार था, इसके फादर ने कहा स्कूल भेजो, इतनी हम फीसें देते हैं, बच्चे को छुट्टी नहीं करानी, क्लास 1 में बच्चा। कहते आज फिर कहते स्कूल भेजो, कहते इसको छुट्टी नहीं करानी। आया ना उसके फादर, मैं कह जी इसको 101 बुखार में बच्चे को स्कूल क्यों भेज रहे हैं? क्लास 1 का बच्चा है। डॉक्टर साहब इतनी तो फीसें हैं, 50-50 हज़ार तो हमारा महीने का लग जाता है, छुट्टी कराएंगे तो हमारा कितना लॉस है? तो मैं कहा यार अगर बच्चे की सेहत से तो ऊपर कुछ नहीं है ना। ऐसा ही है। यानी लोगों की सोच अब इस तरह की है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट से जुड़ चुकी हुई है। वो बिल्कुल वो कहते नहीं जी बच्चे को स्कूल ज़रूर भेजना है। तो ये चीज़ें हैं, मैं पेरेंट्स को समझाता हूँ कि बच्चे के लिए थोड़ा सा उसको रिलैक्स करने दें। सही।
देखें जो बच्चा जिसने पढ़ना है आगे एक्सेल करना है उसने आहिस्ता आहिस्ता कर जाना है। ठीक। क्लास 1 नहीं 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब इतनी ज़िंदगी पड़ी है उसकी। बिल्कुल। अभी भी आप देखें ना, आज से जो कह लें कि 15-20 साल पहले या 30-20 साल पहले के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जी। इंजीनियर्स हैं, वो बिल्कुल छोटे छोटे स्कूलों से पढ़े हुए हैं। That's right. वो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बहुत हाई फाई स्कूलों से या लंदन स्कूल ऐसे ऑफ ही है। इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं जाके, या हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, ऐसा कोई चक्कर बिल्कुल नहीं। सही कह रहे वो हैं। इन स्कूलों से पढ़े हुए हैं, पढ़ने के बाद मेहनत की है उनमें, मतलब उनका आईक्यू अच्छा था, उन्होंने एफर्ट किया और निकल गए आगे। इसी बिल्कुल तरह सारे कंट्रीज के लोग निकलते हैं। हम्म, शुरू से बच्चे पे इतना प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना नहीं चाहिए। ये डालना मेरी चाहिए। एक मैसेज है पेरेंट्स के। सही हो गया सर। मदर फीड कितनी ज़रूरी है बच्चे के लिए? देखें, मदर फीड तो पार्ट एंड पार्सल है ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का, और इंसान को सरवाइव कराने का। देखें, अल्लाह ताला ने इंसानी नस्ल को चलाया है ना, चलाना है। आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 20,000 साल पहले क्या दूध के डब्बे होते थे? नहीं सर। नहीं होते थे ना। इंसान नस्ल चली है ना, ऐसे ही है। आगे गई है ना। देखें, मदर फीड में आम जो दूध होता है ना, उसमें सिर्फ कैलोरीज पूरी होती हैं, बाकी चीज़ें नहीं हो सकती। ठीक है। अब एक माँ मदर है जिसकी उम्र अगर 25 साल है, उसको इस 25 साल के दौरान पाकिस्तान में रहते हुए, अगर पाकिस्तानी माँ है, या अगर वो बांग्लादेश में रहती है तो बांग्लादेश में रहते हुए, जो उस एरिया की लोकल बीमारियां हैं उसको जो लगी हैं, उसने उसमें जो सरवाइव किया है, उसमें इम्यूनिटी पैदा हुई है जी। ठीक है ना। वो इम्यूनिटी उसने अपने बच्चे को ट्रांसफ़र करनी है। ओके। ठीक है ना। जैसे आप अपना एक्सपीरियंस अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं, या जैसे कारोबारी लोग हैं जिसने 50 साल पहले कारोबार शुरू किया था, अब कारोबार अपने बच्चे को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है ना। वो ये तो नहीं कहता आप कोई और नया कारोबार कर लो जी, ये मेरा कारोबार ख़त्म, मैं कपड़े का कारोबार करता था, तुम अब जाके ना इलेक्ट्रॉनिक्स का कर लो, ज़ीरो से स्टार्ट करो। ऐसा तो नहीं करता। ऐसा नहीं है। इसी तरह मदर फीड के ज़रिए इम्यूनिटी जो मदर की होती है 25 साल की, देखें जो पाकिस्तान में रहते हो पाकिस्तान की बीमारियाँ हैं, अगर वो कनाडा में रहते हो तो कनेडियन बीमारियाँ हैं, जिसमें वहाँ की वायरल इन्फेक्शंस हैं तरह तरह की, वो बच्चे को ट्रांसफ़र होंगी। ओके। जो दूध के डब्बे हैं उनसे तो सिर्फ कैलोरीज ट्रांसफ़र होंगी, उनमें से इस तरह की कोई कुव्वत मदाफ़ियत बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं होगी। यही वजह है कि जो डब्बे के दूध पीने वाले बच्चे होते हैं उनका वेट ज़रूर ज़्यादा होता है, वो देखने को हेल्दी लगते हैं, लेकिन वो पहले 6 महीने में कोई 10 दफ़ा डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी गला ख़राब, कभी पेट ख़राब, कभी वॉमिटिंग, कभी गला ख़राब, कभी पेट ख़राब, कभी वॉमिटिंग। मुझे पेरेंट्स कहते हैं जी वो मेरी फ़लानी कज़न है, उसका बच्चा जी डब्बे का दूध पीता है, देखे ना वो हेल्दी है। मैं क्या, आप सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए आती है ना 6 महीने में? मैं क्या वैसे तो कभी नहीं आई ना, बच्चा कभी बीमार नहीं हुआ? कहते नहीं हुआ। मैं क्या उससे पूछें, हाँ वो हर 15 दिन में उसका बच्चा बीमार होता है। यानी डिफरेंस देखें कितना बड़ा है। माँ का दूध जो बच्चे एक्सक्लूसिवली पीते हैं ना, मैंने उनको वैसे 6 महीने में, कभी पहले 6 महीने में बहुत कम बीमार होते देखा। सर और कितना अरसे तक वो जो मदर फीड देनी चाहिए, मतलब कि यार सबसे बेस्ट? हाँ, जिसको हम कहते हैं ना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि सिर्फ मदर फीड देंगे, ना कुछ कोई और दूसरा दूध नहीं देंगे, कोई सेमी सॉलिड नहीं देंगे। दिस इज़ रिकमेंडेड फॉर फर्स्ट 6 मंथ। ओके। क्योंकि उसमें बच्चा उसी पे डिपेंडेंट होता है। 6 महीने से फिर ऑनवर्ड हम वीनिंग्स, जिसको हम कहते हैं कि सेमी सॉलिड स्टार्ट करते रहते हैं। फिर आहिस्ता जब बच्चा कुछ और खुराक लेगा तो आहिस्ता आहिस्ता मदर फीड वो कम करेगा। बिल्कुल। ठीक है, 6 महीने से साल तक ज़रा कम कर देगा, आइडियली 2 साल तक, जो इस्लाम में भी है, जो साइंस में भी रिकमेंडेड है, जो मेडिकल साइंस भी रिकमेंड करती है। 2 साल तक। 2 साल तक पिलाएं, लेकिन पहले 6 महीने एक्सक्लूसिव पिलाएं। अच्छा, दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे स्पेशली आखिरी 3 महीनों में जी, मदर का वेट ऑन एन एवरेज 25 किलो बढ़ता है। ठीक है। ठीक है ना, 20, 25, 30 डिपेंडिंग अपॉन हर डाइट। यस। उस डाइट में 3 किलो बच्चे का वेट होता है, 2-3 किलो प्लेसेंटा का वेट होता है। यानी आप समझ लें कि 7-8 किलो ये वेट 7 किलो के करीब बढ़ता है। बाकी जो 30 किलो वेट बढ़ता है, या 25 किलो जिसका बढ़ा है, 25 में से 7 निकाले 18 किलो, यस, वो फैट और चीज़ें स्टोर होती हैं मदर में। वो जो चीज़ें स्टोर होती हैं वो दूध में कन्वर्ट होके बच्चे में चली जाती हैं बाद में, पहले 6 महीने साल में। मदर को ये फ़ायदा होता है कि उसकी भी वेट नॉर्मल हो जाता है। वरना मदर बच्चे को दूध नहीं पिलाती, पहले महीने छोड़ देती हैं, फिर जिम ज्वाइन कर लेती हैं। वो जिम लगी रहती है 6 महीने, अब वेट रिड्यूस करना, 6 महीने लगी रहती हैं, वेट रिड्यूस मुश्किल से जाके होता है। मैं कहता हूँ उससे बेहतर है आप 6 महीने बच्चे को दूध पिला लें, बच्चा भी सेहतमंद हो जाएगा और आप भी नेचुरल तरीके से सेहतमंद हो जाएंगे। बिल्कुल सही सर। लेकिन आजकल माएँ क्यों नहीं पिला रही बच्चों को दूध, और डब्बों पे क्यों लगाया हुआ है? कुछ थोड़े मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। माँ एजेंसी ना, वो देखें जब ऑप्शन मिलती है ना किसी को, वो कंफर्ट में चला जाता है।
अब मदर को ऑप्शन होती है ना कि ठीक है जी मैंने जाना है, मार्केट जाना है, बाजार जाना है, पीछे से मेड है पिला देगी। अगर वो ऑप्शन ना हो ना कि पिलाना है, वो फिर बच्चे को साथ लेके जाए, वहाँ पिलाए या ना जाए, जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ पे जाए। क्योंकि उसको ऑप्शन मिलती जा रही है, कंफर्ट जोन में लोग रहना पसंद करते हैं, आसानी देखते हैं। ठीक है। अपनी उस आसानी में इंसानी नेचर ऐसी है कि इंसान कई दफ़ा बिल्कुल अपने साथ बहन भाइयों को, बच्चों को भी भूल जाता है अपनी आसानी में। ये मेरी आसानी है, ठीक है, खैर है, उसको नुकसान हो भी रहा तो कोई बात नहीं। तो उस ये वजह है, अदरवाइज और इसकी कोई वजह नहीं है, और इसके अलावा कोई वजह नहीं ना पिलाने की। सही हो गया। सर बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए? देखें, बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम तो ये भी नए दौर की चीज़ें आ गई हैं। स्क्रीन टाइम जेनजी दौर है सर। हाँ जी। स्क्रीन टाइम तो वैसे हम बच्चों को कहते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द एज। अभी तो बच्चे ऐसे हैं कि जो 1.5 साल 2 साल वाले बच्चे, 3 साल वाले बच्चे ऐसे मोबाइलों पे लगे होते हैं। अब देखें ना, ये स्क्रीन टाइम का हम बच्चों को तो उसका कसूरवार ठहराते हैं। अब बच्चों का उसमें कसूर, अब हमारे पास कई दफ़ा पेरेंट्स आते हैं ना, बच्चे को चेक कराने के लिए आते हैं। हम बच्चे को देख रहे होते हैं, तो मैं अगर फ़र्ज़ करो उससे मदर से पूछूंगा ना कि अच्छा इसने, अगर वो मेरे पास डायरिया के साथ ही आई है, से फॉर एग्जांपल, मैं उससे पूछूंगा अच्छा इसने आज इसने 2 स्टूल पास किए तो कल कितने किए थे, वो मेड को आवाज़ देगी, इधर आना ज़रा, हाँ इसने कल कितने स्टूल पास किए। मैं उससे पूछूंगा सुबह से दूध कितना पिया, दूध डॉक्टर साहब दूध इसने, इधर आना ज़रा बताना फीडर पिया कि नहीं पिया। तेरी खैर। अच्छा मैं पूछता हूँ फिर उनसे, कई दफ़ा मैं उधर से पूछता हूँ, नाराज़ भी कि आपका ही है कि वो मेड का है? सेकेंडली मैं उनसे पूछता हूँ, मैं कहता आप जॉब करती हैं? हाँ। नहीं। मैं क्या आप घर पे नहीं होती? मैं होती हूँ। तो मैं आपको बच्चे का पता ही कुछ नहीं। नहीं डॉक्टर साहब वो बस और भी काम होते हैं, ये मतलब जो नॉन वर्किंग ख़वातीन भी हैं कि उनमें भी ये मसाइल, उनको भी ये मसाइल। फिर कि हमारे सामने भी बैठ के, हमारे सामने बच्चे की कंप्लेंट ये कर रही थी, डॉक्टर साहब ये बच्चा जो है ना हर वक्त स्क्रीन पे लगा रहता है, हर वक्त मोबाइल पे, और ख़ुद मोबाइल पे लगी होती हूँ। मैं कहता आप 2 मिनट रख दें, मेरे साथ बात कर लें। हाँ। इस 2 मिनट के बाद तो दूसरे पेशेंट ने आ जाना, आप अपना मसला बता दें, मोबाइल तो रख दें। यानी कुछ लोगों को इतना इसका क्रेज़ हो गया है, वो बैठे भी होते हैं ना, यानी बाप भी बैठा, माँ भी बैठी है, अगर कोई बड़ा बच्चा भी है ना 6 साल का और 2 साल का, 6 साल वाला अपने मोबाइल पे लगा हुआ है, बाप अपने मोबाइल पे लगा, मेरे ऑफिस में बैठ के भी, चैम्बर में बैठ के मैं बच्चे को चेक कर रहा हूँ, अपने अपने मोबाइलों पे लगे हुए हैं, बच्चा चेक हो रहा है, बच्चा चेक हो रहा है। मतलब इतना तो ज़्यादा। अब फिर कसूर किसका है जी? उस बच्चे का कसूर है, क्योंकि वो मोबाइल यूज़ कर रहा है। हाँ वो नहीं, फिर बाद में कहते हैं जी देखें हमारे बच्चे मोबाइल पे लग गए। मैं कहता जी आप लगे हुए हैं तो बच्चे लगे हुए हैं, बच्चे को ख्वाब आया था कि बड़े होकर मोबाइल पे लगना है, या पैदा होने का तो मोबाइल पे लगना है, आपने लगा दिया, आपने कोई और काम, आपने कहा जी बच्चे को इस पे लगा दो, बच्चा उस पर लगा है तो लगा रहा है। सर कोकोमेलन ने हमारे बच्चों को किस तरह से खराब किया? देखें जितने भी ये इस तरह की आती बच्चे खाना नहीं खाते सर। देखिए वो तो उन्होंने ट्यून कर दिया ना, लोगों ने ट्यून एंड ट्रेन कर दिया है उसके साथ, उसके साथ इसको उन्होंने आप कह लें कि ट्यून कर दिया। जैसे इसकी बड़ी, जब हम आज से 40-50 साल पहले, बल्कि इससे भी पहले, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो ये चीज़ें निकाली हैं कि जी इसके साथ जैसे वो बड़ी पुरानी रशियन साइंटिस्ट था, उसने कहा कि आप डॉग को जब फूड दें, आप रोज़ाना फूड दें और बेल बजाएं, ठीक है, वो दौड़ाएगा, ऐसे ही फूड देख के दौड़ाएगा। कहता 1 हफ्ता 2 हफ्ते दें या 1 महीना दें, महीने के बाद आप सिर्फ बेल बजाएं, वो दौड़ाएगा, वो समझेगा फूड मिल रही है। यस, उसके साथ एसोसिएट हो गया, वो एसोसिएट कर दिया ना, हमने कर दिया एसोसिएट। तो इसी तरह हमने बच्चों को एसोसिएट कर दिया कि नहीं खा रहा, अच्छा चलो मोबाइल देख लो, खाना खिलाते हैं। हाँ, रो रहा है तो मोबाइल दे दो, हाँ रो रहा है तो मोबाइल, हर चीज़ के साथ मोबाइल दे दो। हाँ, हमने हर चीज़ के साथ उनको खुद कर दिया ना। तो ये तो बड़ी ज़्यादती की है। वैसे स्क्रीन टाइम जो बड़े बच्चे होते हैं उनको 2-2.5 घंटे 24 घंटे, जिसमें मोबाइल से लेके टीवी तक मिल मिला के इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितने सर? 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे। लेकिन यहाँ पे तो कई दफ़ा लोग मुझे आके बताते हैं जी हमारा बच्चा 12-12 घंटे उठता ही सुबह इसके साथ मोबाइल के साथ लग जाता है, सोता हुआ रात 12 बजे तक मोबाइल पे, सुबह मोबाइल पे 12-12 घंटे, 14-14 घंटे बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं, जिससे ज़ाहिर है उनकी इंटरेक्शन ही ख़त्म हो जाती है बाकी ह्यूमन से, बाकी लोगों के साथ। सर ये स्क्रीन टाइम की वजह से कौन कौन सी बीमारियां जन्म लेती हैं और ये ऑटिज्म क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। देखें, जो स्क्रीन टाइम की वजह से बीमारियां जन्म लेती है ना, उसमें से सबसे पहला मसला तो यह है कि लोगों को एक दूसरे के साथ, बच्चों को इंटरेक्ट करना ही डेवलप नहीं होता। आप अगर घर में बच्चे किसी के हैं ज़्यादा या जॉइंट फैमिली है, फिर तो लोग उन बच्चों के साथ, बच्चे मिलते हैं, खेलते हैं, बात करते हैं, चीज़ें डेवलप होती हैं। अगर वो नहीं होंगे तो या बच्चा अपने स्क्रीन में लगा रहेगा
तो उसको तो ये नहीं पता लगेगा। देखें हर बच्चा डिफरेंट है जी, हर बच्चे की पसंद नापसंद डिफरेंट है। सही। ये बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो इनका ख्याल होता है कि जैसे मैं स्क्रीन पे लगाऊं, अब साथ एक क्लास में 40 बच्चे हैं, हर बच्चे का अपना मूड है, अपना एटीट्यूड है, अपना स्टाइल है उसका। बहुत नहीं सुनते सर। हाँ, तो वो अपने चक्कर में लगा रहेगा, उसको डीलिंग ही नहीं आएगी। जब वो डीलिंग नहीं आएगी तो वो आइसोलेट सा हो जाएगा। अब वो देखेगा बच्चे खेल रहे हैं, वो खेलने के उसको पता नहीं कि किस बच्चे को कैसे बुलाना है, कैसे बात करना है। लोगों को डीलिंग ही नहीं आएगी। जब डीलिंग नहीं आएगी तो सोसाइटी में, इसीलिए देखें सड़क के ऊपर आजकल यहाँ बाहर इसीलिए लोग इतने हाइपर हुए होते हैं ना, हर वक्त उधर लगे रहते हैं, उनको बात ही नहीं करनी आती। अगर गाड़ी वाला थोड़ा सा आगे आ गया, उतर के लड़ना शुरू हो जाते हैं। हालांकि उसको कह भी सकते हैं, जी ठीक है जी, आप चलें, आप आगे हैं, आप निकल जाएं या मैं निकल जाता हूँ, ठीक है, इस तरह भी सेटल हो सकता है। लेकिन अब लोगों को ये डीलिंग ही खत्म हो गई लोगों की, ठीक है, जिसकी वजह से हर वक्त लड़ाई झगड़ा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये जो सारी चीज़ें ना, ये बेसिकली जब ये इस वजह से, अगर स्क्रीन टाइम की वजह एक वन ऑफ द कॉज, ठीक है, उसमें जब स्ट्रेस रहते हैं ना, देखें स्ट्रेस भी ट्रांसमिट होता है। जैसे मैंने आपको कहा ना, इन्फेक्शंस ट्रांसमिट होते हैं, जैसे निमोनिया के जरासीम या वायरस या फ्लू के होते हैं ना, स्ट्रेस भी ट्रांसमिट होता है। ओके। अगर मैं अपने डिपार्टमेंट का हेड हूँ और हर वक्त मैं अपसेट रहता हूँ, अंडर स्ट्रेस रहता हूँ, मेरा पूरा डिपार्टमेंट अंडर स्ट्रेस रहेगा। सही। मैं सुबह आते कहूँ ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, सारा जो मेरा जूनियर होगा वो उससे नीचे से कहेगा, यार तुम्हें पता नहीं था ऐसे करना है, ये नहीं करना, तुम्हें नहीं पता था, और फिर वो नीचे लड़ी चलती रहेगी। हाँ, चलता रहेगा सारा दिन। स्ट्रेस यही घरों में होता है। जो पेरेंट्स अंडर स्ट्रेस होते हैं, लड़ते रहते हैं, वो सब आते ही घर में ऐसे नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये किसने करना था, वो किसने करना था। बच्चे भी अपसेट हो, अपने कमरे में चला गया, कोई ऊपर चला गया, कोई बाहर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। यानी ये स्ट्रेस ट्रांसमिट होता है। जिन के डिपार्टमेंट्स के लोग कंपोज होते हैं, बात कर, अच्छा यार मसला हो गया, अच्छा चल इसको हल करते हैं, कोई बात नहीं, बैठो, वो आगे कंपोज रहते हैं, लोग आराम से रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। और जो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस में आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो उनको ट्रांसमिटर्स हैं, एड्रेनालिन रिलीज होती है बॉडी में। जब बॉडी में रिलीज होती है ना, वो बॉडी से एकदम हवा में तो नहीं निकल जाती, आपके ब्लड में सर्कुलेट करती है। जब सर्कुलेट करती है, आपका पल्स रेट, हार्ट रेट बढ़ा के रखती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा के रखती है, कंटिन्यूसली बढ़ा के रखती है। जब तक वो बॉडी से निकल नहीं जाती, जिसका हाफ लाइफ आम तौर पे 2-4 घंटे होता है इनका, इन हार्मोन्स का, ट्रांसमिटर्स का, ठीक है। अगर उन 2-4 घंटे में फिर स्ट्रेस आ गया, वो फिर बढ़ जाएंगे, फिर स्ट्रेस आ गया, फिर बढ़ जाएंगे। यानी आपकी बॉडी में कंटिन्यूस रहेंगे। जब वो चीज़ें रहेंगी कंटिन्यूसली, आपकी बॉडी ओवरवर्क करेगी। ओवरवर्क करेगी तो आपकी जो हार्मोन्स हैं, आपको ब्लड प्रेशर भी होगा, आपको शुगर भी करेगी, आपको ये हार्ट दिल की बीमारियां भी करेगी, आपको एंजाइना भी कर सकती है, आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो ये स्ट्रेसेस तो सारे ये ले जाते हैं लोगों को ना। और इसी तरह, इसी वजह से अब देखें, ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, वन ऑफ द रीजन इज दिस स्ट्रेस एज वेल। हमारे यहाँ आप अपने इर्द गिर्द देखें, सोसाइटी में देखें, 45, 50, 40, 35 पे लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। यही वजह, 45, 50 पे तो वैसे लोगों की डेथ्स हो रही हैं। सही कह रहे हैं। बेशुमार लोगों की, पहले 100 साल उम्र होती थी। हाँ बिल्कुल, 70 साल, 80 साल, 90 साल। मैं बेशुमार लोगों को देखता हूँ 45, 50, 45, 50 पे। डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई लोगों को। पाकिस्तान शुगर में अब बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। दुनिया का कोई तीसरा चौथा मुल्क बन गया ना करें। हाँ जी, इतनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। और ये सारी उम्र की बीमारी है, सारी उम्र इंसुलिन लगें, सारी उम्र परहेज़ करें, और इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। यानी आप समझ लें कि मतलब आप पाकिस्तान, अगर हम नहीं इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो ये बीमार लोगों का ये मुल्क बन जाएगा, मुल्क बनता चला जाएगा इन चीज़ों की वजह से। सही हो गया सर। स्पीच डिलेड ऑटिज्म, थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करिएगा। हाँ देखें, जो ऑटिज्म है ना, ये स्पीच डिले, इसकी भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एक तो जेनेटिक्स भी है कि अगर कोई जेनेटिकली इशू है, वो तो आपने बता दिया कि वो आगे ट्रांसमिट होते हैं। और दूसरा ये है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। अब जैसे मेरे पास कई फैमिलीज़ हैं आती हैं, वो पहले भी इधर लाहौर में रहते थे, फिर वो चले गए कतर चले गए, ठीक है। अच्छा, उनका एक बच्चा था, वो बोलता ही नहीं था, 3.5-4 साल का हो गया, वो ना इंटरेक्ट करता था ना बोलता था। कहते वहाँ पे हमें एक इंडियन डॉक्टर ने कहा, उन्होंने कहा जी आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, मसला सिर्फ ये है कि फादर आपके, मतलब बच्चे के फादर चले जाते हैं सुबह 7 बजे काम पे चले जाते हैं, ठीक है। मदर उठती है 1 बजे, ज़रा काम ही कुछ नहीं है, 1 बजे उठ के नाश्ता वाश्ता किया, टीवी शीवी लगा लिया, देखती रही या सोशल मीडिया पे। शाम को फादर कुछ 6, 7, 8 बजे आए, कहते हैं आपके बच्चे का तो इंटरेक्शन ही कोई नहीं, आप पाकिस्तान चले जाएँ वापस। अच्छा हाँ, आप पाकिस्तान चले जाएँ। उसने इंडियन डॉक्टर ने, उसने मुझे खुद खातून ने बताया, कहती जी मुझे इंडियन डॉक्टर ने कहा आप पाकिस्तान चले जाएँ, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। वाह। उधर ही रही बंदा, पहले दोनों आ गए, फैमिली इधर आ गई, अपनी जॉइंट फैमिली में शिफ्ट हो गए। 6 महीने के बाद बच्चा बिल्कुल परफेक्ट हो गया, बच्चा स्कूल जाता है उनको। वाह।
मतलब इतना बड़ा फैक्टर है, इतना बड़ा फैक्टर है, एनवायरनमेंट का इतना बड़ा फैक्टर है। और वो फैक्टर देखें, अब आपको पता होगा इन कंट्रीज में फ्लैट सिस्टम है, बाहर गर्मी होती है, ऐसे निकलते नहीं, पूरा दिन एक ही जगह पे आइसोलेट, पूरा दिन रहना लेके रात तक 7-8 बजे 9 बजे सही कह 10 रहे बजे हैं। निकलते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में चले गए, घूम फिर के वो भी वापस आ गए, गए। ना कोई अपनी और फैमिलीज हैं, ना और लोगों से मिलना जुलना है। तो वो बहुत सारे बच्चों को इस तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सही। और वो बच्चे इससे इन चीज़ों से बहुत बेहतर हो जाते हैं, ठीक हो गया, बहुत बेहतर हो सर। जाते सुना कि बच्चों को काजल लगाने से बच्चों की आंखें बड़ी होती हैं, वो सुरमा शुरमा लगाते हैं जो आज हाँ, पाकिस्तान देखने को बड़ी लगती होंगी। असल में कई दफ़ा लोग कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ ये काजल कहाँ से आता है, कहाँ से बनता है। वैसे आपके इन्फॉर्मेशन क्या है कि काजल क्या चीज़ है? सर मुझे वाकई नहीं आइडिया। देखें, ये जो अक्सर सुरमा लगाते हैं, ये एक पत्थर जो होता है, हाँ, ब्लैक पत्थर, जी, उसको पीसते हैं, हाँ, बारीक सा पीसते हैं, पीस के उसको डालते हैं उसमें, कहते हैं लगा ले। अब अगर तो पत्थर ही कंटेमिनेटेड हो, पत्थर में एक तो जर्म्स भी हो सकते हैं, सेकेंडली अगर वो प्रॉपर पीसा ना हो तो आपकी ये जो आपके देखें जो आई सिस्टम है ना, आँख का बहुत नाजुक है, नाजुक सिस्टम है, कंटिन्यूसली टीयर्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, कंटिन्यूसली। आप जब ब्लिंक करते हैं ना, जो टीयर है वो आपकी आंखों में स्प्रेड होते रहते हैं। अगर आपके आंसू बनना बंद हो जाए ना, तो 2-4 घंटे ड्राई हो जाए, हाँ 2-4 घंटों में आपकी आईज ड्राई हो जाएंगे और आप ब्लाइंड हो जाएंगे। वो कंटिन्यूसली बन रहे होते हैं और आपको वो ब्लिंकिंग के साथ वो कंटिन्यूसली इसको सप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा, अब वो कहाँ जाते हैं? वो इधर जाते हैं, यहाँ पे एक ड्रेनेज पाइप होती है, ठीक है, बिल्कुल बारीक सी, ओके, वो से ड्रेन होते रहते हैं, ड्रेन होके आपके अंदर एब्जॉर्ब होते रहते हैं कंटिन्यूसली। अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया। अच्छा, अब जो सुरमा लोग डालते हैं ना छोटे छोटे बच्चों पर, कहते हैं जिनकी आंखें खराब, पानी निकलता रहता है, वो होता है कि वो पत्थर वाला जो बारीक सा सुरमा होता है वो इस पाइप में ब्लॉक कर देता है। अच्छा, जब वो ब्लॉक हो जाता है ना, आंखों से पानी बाहर आना शुरू हो जाता है। इसमें होता है तो देखो सिंपल पानी तो नहीं होता, बिल्कुल, इसके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं, चीज़ें होती हैं। वो जब बाहर आता रहता है ना, वो एक्सकोरिएट करता है, वो स्किन को ख़राब करता है, रेड करता है, ड्राइनेस करता है, इरिटेशन करता है, लोग रगड़ते रहते हैं, आंखें ख़राब हो जाती हैं। मतलब आंखें बड़ी नहीं होती, आंखें बड़ी क्या होती है, इसके इतने नुकसान। हाँ, अगर किसी ने लगाना है, जैसे पिछले ज़माने की फिल्म स्टार्स लगाती थी, तो वो बाहर से लगा लेती थी ऐसे बड़े से करके, उससे लगता था पता नहीं आंखें उनकी बड़ी हो गई हैं, लेकिन बच्चों की तो आंखें बड़ी नहीं होती। नुकसान ज़रूर हो सकता है, बड़ी नहीं होती। मैं तो लोगों को सख्ती से मना करता हूँ। वो फिर कई दफ़ा लोग कहते हैं कि नहीं जी वो ना ये कोहे तूर से आता है, तो तो ये वाकई आता है सर, वो उसके अच्छा होता है। हाँ, कहते जी कोहे तूर से आता है, तो वो जो पहाड़ था ना, तो उससे आता है। तो मैं कहा अच्छा चले, मैं पता कर ले इसका पहले कहाँ से आता है। वहाँ से आता है या शालमी में पीस शालमी में पत्थर पीसे जाते हैं। सही सर, एक वॉकर की मिथ भी है कि जी वॉकर चलाना चाहिए। देखिए, वॉकर के 2 उससे चलते हैं बच्चे? नहीं, उसके 2 बड़े प्रॉब्लम्स हैं। एक तो देखिए अल्लाह ताला ने बच्चे का निज़ाम ये बनाया है। अब कई दफ़ा ना लोग बच्चे को 3 महीने के बच्चे को गोद में बिठा लेते, कहते हैं देखिए बच्चा बैठने इसकी कमर टेढ़ी हो रही। फिर कई दफ़ा लोग 4 महीने के बच्चे को ना पकड़ के ना टेबल पे, बेड पे ऐसे कर रहे होते हैं। कहते देखें जी बच्चा टांगों पे बोझ नहीं डाल रहा 4 महीने के बच्चे को। मैं उनको कई दफ़ा समझाता हूँ, वही मैंने आपको कहना, पेरेंट्स को इंडिविजुअली हम समझाते रहते हैं, लेकिन कई बातें बच्चों तक नहीं, उनके पेरेंट्स तक नहीं पहुँचती, शायद आपके थ्रू पहुँचेंगी तो उनके लिए फ़ायदा होगा। जी सर, मैंने कहता हूँ कि जैसे जैसे बच्चा डेवलप होगा ना, ग्रो करेगा, उसकी स्ट्रेंथ आएगी। पहले वो पहचानना शुरू करता है, स्माइल देता है, गर्दन में स्ट्रेंथ आती है, गर्दन संभालता है 3-4 महीने के ऊपर, ठीक है। जब गर्दन संभालता है, फिर उसकी कमर के पट्टों में और उसकी हड्डियों में ताकत आती है, वो क्रॉल मतलब करवट लेता है, ठीक है। 8-9 महीने पे, 7 महीने पे, डिपेंडिंग अपॉन सबसे मुश्किल टाइम माँ बाप के लिए। फिर वो बैठता है, इधर आता है, कभी उधर, फिर वो बैठता है बच्चा। जब बैठता है फिर वो पकड़ के खड़ा होना शुरू होता है। ये नहीं है कि अगर एक बच्चे ने 11 महीने पे खड़े होना है या चलना है तो आप उसको 4 महीने के या 6 महीने को पकड़ के खड़ा करेंगे तो वो चल पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ओके, उसने 11 महीने पे चलना है, जब उसकी स्ट्रेंथ आएगी। और वॉकर में डालने का कई दफ़ा ये नुकसान होता है कि अभी अच्छा देखें, जब आप इस तरह जब बच्चा पैदा होता है ना, उसकी बोन्स वीक होती हैं। वीक इस सेंस में होती हैं कि उसको हम कहते हैं जैसे ग्रीन स्टिक्स नहीं होती, उस तरह होती हैं कि कर्व हो सकती हैं, सही है, मोल्ड हो सकती हैं, बड़े की नहीं होती। हड्डियाँ में स्ट्रेंथ आ जाती है, कैल्सिफिकेशन हो जाती है, कैल्शियम आ जाती है, बोन्स फिर आपकी मोड़ नहीं सकती, ठीक है। अल्लाह ताला इस तरह भी बना सकता था बच्चे को कि पैदा होती है उसकी हड्डियाँ स्ट्रांग होती, बच्चा दूसरे दिन चल पड़ता। गाय भैंसों के बच्चे, जानवरों के बच्चे दूसरे दिन चल ही पड़ते हैं, ऐसे ही। वो भी अल्लाह ने बनाया ना, बेशक। तो इंसान के बच्चे को तो इस तरह नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया कि वो बच्चा डिलीवरी नहीं हो सकता। अगर उसकी पूरी हड्डियाँ पूरी बनी हों, स्ट्रांग होती, तो बच्चा नॉर्मल डिलीवर होने बहुत मुश्किल काम हो जाना था, ठीक है। उस वक्त उसकी हड्डियाँ बिल्कुल नाजुक सी होती हैं, बिल्कुल आराम से बच्चे को मरोड़ के भी निकाल लेते हैं, निकालते हैं, बच्चा बाहर बिल्कुल ठीक होता है। 6-8 महीने में स्ट्रेंथ आती है, बच्चे सारा
अच्छा, अब जब तक नहीं आती ना उसमें ताकत, अगर आप उसको करेंगे ना, जैसे मैंने आपको ग्रीन स्टिक की तरह होता है, आप उसको बार बार खड़ा करेंगे ना, हड्डी ऐसे ना ऐसे हो जाएगी, बेंड हो जाएंगी, टांगे उसकी बेंड हो जाएंगी। ओके। अब बेंड हो जाएंगी ना, उसी में कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, उसकी बेंड ही रहेंगी। और वो सारी जिंदगी बेंड रहेंगी। हाँ, फिर डिपेंडिंग अपॉन कि अगर थोड़ी हैं तो फिर उनको ठीक होने में कोई 2-4 साल लग जाएंगे। अगर किसी ने बहुत ही ख़राब कर ली तो फिर शायद ऑपरेशन से ठीक हो। तो इसलिए बच्चे को पहले बिला वजह उसको हर वक्त जब बैठने के काबिल नहीं उसको बैठाई जाना। 2 महीने के बच्चे को लोग अक्सर बैठा के देखते हैं बच्चा बैठ रहा है कि नहीं। फिर 6-7-8 महीने के बच्चे को वॉकर पर डाल देते हैं कि जी बच्चा चलेगा, भी कैसे चलेगा, अभी इसमें ताकत ही नहीं आई। इससे नुकसान तो ज़रूर हो सकता है, फ़ायदा कोई नहीं होगा। वॉकर से भी फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा हाँ, जब बच्चा 11 महीने का 12 महीने का हो जाएगा, एज उसमें डालें, पॉइंट पे आ जाए कि जब वो चल सके, जब उसमें स्ट्रेंथ आ जाए, उसकी टांगों में, उसके जिस्म में आ जाए, उसमें डालें, फिर वो चलेगा। सही, फिर उसको सपोर्ट होगी, चलेगा। ठीक हो गया। सर खुला दूध बच्चों के लिए नुकसानदेह? देखें, खुला दूध जो है ना, बेसिकली दूध तो दूध है। दूध तो वैसे सारों के लिए ठीक है। बच्चों के लिए तो जैसे मैंने पहले कहा कि 6 महीने मदर फीड ही चाहिए उनको। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे मिनरल्स चीज़ें होती हैं जो बच्चे को अगर देंगे तो नुकसान होगा। सेकेंडली, जो दूध की अवेलेबिलिटी है, जो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 6 महीने या साल के बाद वाला, अब इश्यूज इतने हैं। जब भी कोई ये दूध वाले आप देखें, फूड हमारे जो फूड अथॉरिटी वाले हैं वो पकड़ते हैं, उससे पहले फूड अथॉरिटी से पहले भी पकड़े जाते थे ये लोग। जी, उससे पहले भी ऐसे ही है। मैंने एक दफ़ा एक ना पुलिस वाले से पूछा, एक मेरा एक दोस्त है SHO, वो आया मेरे पास अपने बच्चे को लेके, तो चंद दिन पहले अखबार में खबर आई, उसी के एरिया की आई थी असल में। हाँ, उसी के थाने की, कि इन्होंने बंदा पकड़ा, ग्वाला पकड़ा है, तो वो इस तरह। मैं कहा यार वो किस तरह क्या करता था? कहता डॉक्टर साहब हम उसके गए, हमने उसके जाके ना उस कमरे में घर सा उसमें छापा मारा। कहता एक तो जो दूध लेके ना, जो भी लेके आता था कहीं से, वो ख़राब दूध भी बीच में ले आता था। अच्छा। उसको मिक्स करता था, करने के बाद ना एक दवाई होती है फॉर्मलिन। जी। फॉर्मलिन यूज़ होती है प्रिजर्व करने के लिए, हम ऑर्गन्स को प्रिजर्व करते हैं। अगर किसी की फ़र्ज़ करो अपेंडिक्स का निकाली है ना, हाँ जी, तो लेबॉर्ट्री में भेजने से पहले फॉर्मलिन में डालते हैं, ख़राब नहीं होती। कहना चंद कतरे फॉर्मलिन के डालते हैं उसमें। अच्छा, उस बंदे की बात कर रहा हूँ। अब हर बंदा, मैं नहीं कह रहा कल को ये ना कि ग्वाले मेरे पे केस कर दें आप पे कर दें। ये बात भी है, ये कुछ मखसूस लोगों के लिए बात हो रही है जो ये करते हैं। हाँ, जो सारे ग्वाले ऐसे नहीं हैं, आप हमारे भाई हैं जो कल्प्रेट हैं। कहना चंद कतरे वो डालते हैं, उसको हलाते हैं, वो जो ख़राब दूध भी होता है ना वो भी नॉर्मल लगने लग जाता है। कहता फिर उसमें पानी डालते हैं। ठीक है, ये मुझे उस पुलिस वाले ने बताई थी बात। कहता पानी डालते हैं, उसको बढ़ा लेते हैं। अब बढ़ाते हैं ना तो फिर उसमें ना एक कहता है इनको मिलता है वो एक ना शालमी से वो मिलता है, पाउडर टाइप सा होता है। शालमी वाले केस ज़रूर करेंगे हम ठीक है, वो तो किसी अच्छे मकसद के लिए लाते हैं ये, लेकिन ये मकसद देखे चीज़ देखे, ये तो ऐसे ना छुरी लाते हैं फ्रूट काटने के लिए, और एक बंदा किसी को मार देता है, तो अब छुरी बनाने वाले का तो कोई कसूर नहीं है ना, तो उनका तो बेचारों का कोई कसूर नहीं है। अच्छा, वो डालते हैं पानी। कहता जी फिर उसको ना करने के लिए ना, शो करने के लिए वाइट है, उसमें झाग बनती है। कहता आम जो डिटर्जेंट पाउडर नहीं होते, जैसे पहले सर्फ यूज़ होता, कहता वो डालते हैं। कहता फिर उसको हलाते हैं, फिर दूध पे झाग बनती है खालिस कहता फिर वो बेचते हैं। तो जब इस तरह का खुला दूध कोई पिएगा, चाहे बच्चा पिए चाहे बड़ा पिए, तो उसके पेट में दर्द ही होगी, उसको वॉमिटिंग आएगी, उसको मोशंस आएंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है? देखें, लैक्टोज इंटॉलरेंस ना ये होती है कि जिसमें हम कहते हैं कि दूध जौन सा है टॉलरेट नहीं कर सकता, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। इसकी 2 टाइप्स हैं। एक तो जिसको हम कहते हैं कंजेंटल लैक्टोज इंटॉलरेंस। ये एक लैक्टोज एक एंजाइम होता है आपकी आंतों के ऊपर, इंटेस्टाइन्स के अंदर, इनसाइड, ठीक है, सरफेस के ऊपर। ये जब आप दूध पीते हैं ना तो इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। रेयरली, इट्स वेरी रेयर कि किसी का पैदाइशी तौर पे वो ना हो, वो बंदा फिर दूध नहीं पी सकता सारी ज़िंदगी। हाँ, दूध नहीं पी सकता। दूध की जगह वो और ले सकता है, जैसे योगर्ट ले सकता है, बाकी चीज़ें ले सकता है, दूध स्पेसिफिकली वो नहीं पी सकता। अच्छा, जो बच्चों में प्रॉब्लम होता है ना, बच्चों में होता है कि अगर डायरिया किसी वजह से भी लगता है ना, तो कई दफ़ा इतना सीवियर किस्म का डायरिया होता है कि जो इंटेस्टाइन्स के ऊपर एक झिल्ली होती है ना, जो सेल लाइन होती है, वो डैमेज होती है, उतर जाती है, वो उसमें एंजाइम होता है। अच्छा, वो निकल जाता है बॉडी से। लेकिन जैसे ही वो डायरिया ठीक होता है ना, अल्लाह ताला ने इस तरह का निज़ाम बनाया है कि ये डेली बेसिस पे रिप्लेस हो रही होती है। वो 3-4 दिनों के अंदर रिप्लेस हो जाती है, नए सेल लाइंस आ जाते हैं, वो एंजाइम भी आ जाते हैं, एंजाइम बनना शुरू होता है। इसको हम कहते हैं टेम्परेरी लैक्टोज इंटॉलरेंस। अगर किसी को बहुत शदीद किस्म का डायरिया लग गया ना, और उसका एसिडिक स्टूल आ रहे हैं, यानी उसकी पखाने वाली जगह बिल्कुल रेड हो गई, डैमेज हो गई, सुर्ख ब्लड आना शुरू हो गया, हम स्टूल का टेस्ट कराते हैं पीएच के लिए और रिड्यूसिंग सब्सटेंस।
अगर हो तो हम टेम्परेरीली 4-5 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए लैक्टोज फ्री दूध देते हैं, ठीक है। जो थोड़ा उसमें जिसमें दूध की क्वांटिटी कम होती है लेकिन कैलोरीज पूरी होती हैं, सही। वो देके फिर नॉर्मल पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो इट्स रेयर, कंजेनिटल इज़ वेरी रेयर, अदर इज़ ओनली टेम्परेरी। सही हो गया। सर मुझे ये बताइएगा, एक एक्चुअल नॉर्मल बच्चे की क्या रूटीन होनी चाहिए, मतलब स्टार्ट, अगर हम दिन से स्टार्ट करें सुबह से और रात तक? देखें वो डिपेंड करता है, एज पे डिपेंड करता है ना बच्चे की, डिफरेंट एज पे। हम अगर पहले साल की बात करें, हाँ, अगर एक साल का बच्चा है तो उसमें बच्चा 1 साल का, उससे पहले तो बच्चे की रूटीन ज़रा डिफरेंट होती है। 1 साल के बच्चे का तो अब बहुत सारी चीज़ें उनको पेरेंट्स के साथ, सिवाय इसके कि उसकी थोड़ी सी नींद ज़्यादा होती है, उसकी 10 घंटे है, पेरेंट्स की 8 घंटे है, तो वो सुबह पेरेंट्स उसके साथ, मतलब अगर है उसी रूम में, पेरेंट्स उसको प्यार से जब टाइम होता है उसको उठाएं, उसकी रूटीन बनाएं, उठा के उसको वॉशरूम में लेके जाएं, उसको साफ़ करें, क्लीन करें, उसके साथ थोड़ा प्यार करें, प्यार करने के बाद उसको दूध पिलाएं या जो खाना खिलाना है वो खिलाएं। फिर अपने साथ, अगर पेरेंट्स, अगर मदर ज़ाहिर ऑफ कोर्स अगर वो घर पे ही है तो उसको साथ लेके खेले, खिलाए, उसको अपने पास लेके बिठाए, और उसके बाद अगर बाहर जाते हैं उसको साथ अपने साथ रखें। जितना देखें पेरेंट्स जितना टाइम देंगे ना बच्चों को, उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग डेवलप होगी। ये सिर्फ पेरेंट्स नहीं, अगर किसी का बच्चा है 1-2 साल का, वो अपने पेरेंट्स की बजाय किसी और के पास रहेगा ना, मेड्स के पास रहेगा या किसी और, तो उसकी बॉन्डिंग उनसे डेवलप हो जाएगी। उनकी बॉन्डिंग लोगों की दूसरों के साथ डेवलप हो जाती है। ये इंसान की नेचर है। वो कई दफ़ा अपने पेरेंट्स से ज़्यादा ऑटोमेटिकली बाकी लोगों के साथ इसलिए अटैच हो जाते हैं, इवन बड़े बच्चे भी, जो कई दफ़ा सोसाइटी में प्रॉब्लम्स भी बनते हैं ना, इवन बड़ों के भी, 10 साल 15 साल का बच्चा, कि पेरेंट बाप है या माँ है, अगर टाइम ही नहीं दे रहे, बच्चे की रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं कर रहे, ड्राइवर है, जब ज़रूरत होती है, हाँ जी ड्राइवर के, आज मैं ले चलता हूँ आपको, क्या चीज़ चाहिए बेटा, हाँ चलो मैं लेके चलता हूँ। वो बच्चों की कई दफ़ा ड्राइवर्स के साथ एफिलिएशन डेवलप हो जाती है, हाँ, पेरेंट्स की बजाय। कई दफ़ा जो बच्चे 15 साल के, 16 साल के गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं या कोई लगा देता है, वो इसलिए कि वो रोल मॉडल ही चेंज हो जाता है। देखें, बाप को अपने बच्चों का रोल मॉडल होना चाहिए इन एनी केस, ठीक है ना? सही कह रहे हैं। अगर वो रोल मॉडल का रोल प्ले नहीं करेगा तो बच्चे को हमेशा रोल मॉडल चाहिए होता है। वो ऑटोमेटिकली रोल मॉडल किसी और में ढूंढेगा, तलाश करेगा। वो ऑटोमेटिकली जहाँ मिलेगा, अगर उसको लगेगा कि उसका बाप ठीक है, उसकी ज़रूरियात को पूरा करता है, उसका ख्याल करता है, जब ज़रूरत पड़ती है ही इज़ अवेलेबल, तो वो उसको फॉलो करेगा। अगर वो नहीं मिलेगा तो अनफॉर्चुनेटली फिर वो किसी और तरफ लग जाएगा। ठीक हो गया सर। सर बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, हमें देखने को मिलता है, छलांगे मार रहे हैं, थक भी नहीं रहे, भागी जा रहे हैं, तंग भी कर रहे हैं, और फिर टेंट्रम्स भी बड़े दिखाते हैं। सर इसकी क्या वजह होती है? देखें, एक तो बच्चों में वैसे एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं हर वक्त, क्योंकि ग्रो कर रहे होते हैं ना। बच्चों में कैलोरीज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। वो जितना ज़्यादा खेलते हैं, खाते हैं, उनकी ग्रोथ हो रही होती है, उनकी हड्डियाँ बढ़ रही होती हैं, मसल स्ट्रांग हो रहे होते हैं। ठीक है। उसमें यह है कि ये नहीं कि अगर एक बच्चा अब इसमें नॉर्मल की भी बड़ी रेंज है। कई दफ़ा पेरेंट्स कहते हैं कि जी हमारा बच्चा तो बहुत तंग करता है, बड़ा हाइपर एक्टिव है जी, कुछ भी नहीं, ये तो बाज ही नहीं आता। मैं कहा मेरे पास तो बैठा 20 मिनट से बड़े आराम से बैठा है। हाँ। 5 साल का बच्चा या 6 साल का बच्चा, नहीं जी घर में खेलता रहता है, ये कहता है जी मुझे ये खिलाओ। तो मैं कहा उसका दिल करता है खेलने का, आप उसको टाइम दें, अगर नहीं दे ग्राउंड में लेके जाएँ। अब देखें, स्कूलों में भी तो खेलने का नहीं ना रहा, स्कूल, घरों में तो स्कूल बन गए, ना स्कूलों में प्ले ग्राउंड्स हैं, ना कोई चीज़ें हैं, बच्चे खेल ही नहीं सकते। शाम को, जैसे मैंने आपको रूटीन बताई बच्चों की, 8 बजे तक तो बच्चे ट्यूटर से फारग होते हैं, तो खेलेंगे कब? हाँ, कब खेलेंगे? तो उनका खेलने को दिल करता है, फिर वो घर में खेलते हैं, कोशिश करते हैं, बैट बॉल ले आते हैं घर के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर, अपने बेडरूम के अंदर खेलते हैं। तो दैट इज़ नॉर्मल, वो नॉर्मल होता है। अब नॉर्मल ये होता है कि अगर एक बच्चा, जैसे फ़र्ज़ करो हमारे पास आया या आपके पास आता है, वो आके मेरे एक चीज़, 5 साल का बच्चा, 6, पेरेंट्स कहने इधर बैठो, नहीं बैठता, इधर आएगा, चेयर के ऊपर चढ़ जाए, चीज़ उठा ले, उधर चला जाए, इसको मारना शुरू कर दे, चीज़ उठा के नीचे फेंकना शुरू हो जाए, वो फिर हम कहते हैं कि ये हाइपर है, ये एक्स्ट्रा है। लेकिन पेरेंट्स कई दफ़ा जो अपने उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा होता है ना, उसको भी कहते हैं ये हमारा बच्चा तो बहुत हाइपर है, हालांकि वो नॉर्मल होता है। अच्छा, वो हाँ, हाइपर नहीं होता। ठीक है। और हाइपर होने की वजूहात भी बहुत सारी ये होती हैं कि बच्चे को मौका नहीं मिल रहा होता ना, कि किसी जगह वो बच्चा बेचारा हाँ एक्सप्रेस कर सके, खेल सके, अपना आपको थक के सो सके, तो उसको मौका दें तो बहुत सारे बस ठीक हो जाते हैं। स्वाय एक जो स्मॉल परसेंटेज है जिनके इश्यूज़ होते हैं, जो मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, वो स्मॉल परसेंटेज। सही। सर ये बच्चों को माँ बाप डांटते रहते हैं और अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं, बच्चों पे क्या इसके असर होते हैं?
देखें वो जहाँ तक होता है कि कुछ पेरेंट्स की तो आदत ही होती है ना हर बात पे मतलब डांटी जाना, स्नब किए रखना। हाँ, उससे तो बच्चे की ज़रा पर्सनैलिटी नहीं ग्रूम होती, डेवलप है। ही नहीं हो सकती। वो बच्चा डिस्कस ही नहीं कर सकता मसला। उनको पता है जब बात करनी है उल्टी डांट पड़ जानी है, तो उसका तो बड़ा नुकसान होता है। वो एक तो उसका अपना ब्रेन ग्रो नहीं करेगा, ग्रूम नहीं करेगा। फिर वो अगर उसको कोई मसला है तो किससे डिस्कस करेगा? अगर बच्चा बड़ा हो गया है, 12 साल 14 साल का है, अगर उसको उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हर वक्त उसको एग्रेसिव या सप्रेसिव किस्म के हैं जिसको सप्रेस करके रखते हैं, तो वो अपने मसले मसाइल अपने क्लास वालों से डिस्कस करेगा, हाँ, उसी उम्र के बच्चों से डिस्कस करेगा। बिल्कुल। वो उसको गलत तरफ भी लगा सकते ऑब्वियसली हैं। वो हाँ, उस उनका टाइम अपना क्या हाँ, माइंडसेट होता है हाँ, उनका आपका। अपना एक्सपीरियंस है, वो गलत तरफ पे लगाएंगे। तो बच्चों को तो एक बैलेंस रखना। देखें इस्लाम में जो हमारे टीचर होते थे ना, जब हम छोटे होते पढ़ते थे इस्लामियात, तो उस वक्त के टीचर भी बड़े अच्छे हुआ करते थे। ज़ाहिर उस वक्त का हिसाब फ़र्क था ना, बिल्कुल। वो बड़ी चीज़ें समझाते होते थे। वो कहते थे कि बेटा देखो इस्लाम के ना जो आधे मसले हैं ना उनका हल मैना रवि में है। बेशक। हाँ, अगर आप कहते हैं जी बिल्कुल ख्याल नहीं रखना वो भी गलत है, बहुत ख्याल रखना वो भी गलत है, बहुत काम करना वो भी गलत है, बिल्कुल काम नहीं करना वो भी गलत है, बिल्कुल नहीं खाना वो भी गलत है, बहुत खाना वो भी गलत है, सारा दिन रात जागना वो भी गलत है, सारा दिन रात सोना वो भी। मतलब इस्लाम ने तो बैलेंस रख दिया। पेरेंट्स का काम गाइड करना भी है, और जहाँ पे उनको लगे कि प्रॉब्लम है उसको समझाएं भी, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे उनको रोकें भी। सही। ज़ाहिर है क्योंकि जो पेरेंट्स का एक्सपीरियंस है, फिर पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे का हमदर्द कोई नहीं हो सकता। कोई ड्राइवर नहीं हो सकता, कोई चचा या मामू नहीं हो सकता, कोई और नहीं हो सकता, कोई महल्लेदार नहीं हो सकता, कज़न नहीं हो सकता। सही। सबसे ज़्यादा तो हमदर्द पेरेंट्स ही है ना। तो पेरेंट्स ने तो हर चीज़ को देखना होता है। वो अगर किसी चीज़ पे रोकते भी हैं, रोकते वो अपनी गुडविल पे है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वो बैलेंस रख के करेंगे तो फिर तो मसला कोई प्रॉब्लम सही। सर रिश्तेदारों का कितना किरदार होता है बच्चे के खराब होने में? हाँ, कितने वो परसेंट? देखें रिश्तेदारों का बेसिकली रोल बिल्कुल उसमें क्योंकि उनको ट्रेनिंग में उनका कोई रोल नहीं, बच्चे की ग्रूमिंग में उनका मोस्ट ऑफ द टाइम कोई रोल नहीं, बच्चे की फाइनेंशियल सपोर्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम उनका कोई रोल नहीं, बच्चे की एजुकेशन में, जॉब में, कैरियर में कोई रोल नहीं। वो सिर्फ टेम्परेरीली अगर मिलता है कि हफ्ते में घंटे के लिए मिलता है, तो बच्चे को कई दफ़ा ख़राब करने में बहुत बड़ा रोल भी होता है। वो कई दफ़ा देखे जी हमारा बच्चा तो इस तरह करता था, आप अपने बच्चे को ऐसे ही कर रहे हैं। हमारा बच्चा तो जी आप जैसे कई दफ़ा मेरे पास लोग आए होते हैं ना, किसी को अगर से फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम है, गला ही ख़राब है या खसरा ही निकल आया, वो कहते कोई रिश्ता नहीं जी हमारे बच्चे को होता था, हम तो जी फलाना दम कराते हैं, टोटके कराते हैं। तो जबकि उसके बच्चे को प्रॉब्लम होता है तो फटाफट डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। दूसरे को कहते हैं जी कोई ज़रूरत नहीं जानने की, कुछ नहीं करना। तो रिश्तेदार तो ज़ाहिर है उनका वो दर्द तो नहीं होता ना जो पेरेंट्स को है। हाँ जी। डोमेस्टिक वायलेंस जिन घरों में हो रहा होता है सर, देखें जो डोमेस्टिक वायलेंस तो बहुत बड़ा इशू है, जो अब आप कह लें कि यूरोप की सोसाइटी जो डिस्पाइट ऑल द फैक्ट्स कि उन्होंने टेक्निकली बहुत तरक्की कर ली है, फाइनेंशियली बहुत तरक्की कर ली, हर चीज़ में कर ली है, उनका जो सोसाइटी का सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है, जो ब्रेक डाउन हो चुका हुआ है ऑलमोस्ट, बहुत हद तक तो उनका ब्रेक डाउन हुआ है ना बहुत सारी चीज़ों में जी। वो इसी वजह से ना कि डोमेस्टिक वायलेंस में तो ज़ाहिर है बच्चे, अगर माँ बाप एक फैमिली एक यूनिट है ना, उस यूनिट में अगर पेरेंट्स ही लड़ते जा रहे हैं तो बच्चे पे ऊपर तो बहुत नेगेटिव उसका इफेक्ट होगा ना। बच्चा तो हर वक्त अंडर स्ट्रेस रहेगा, परेशान रहेगा, स्कूल में भी उसकी परफॉर्मेंस पे भी। वो अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो किसको बताएगा आके, किससे अप्रिसिएशन लेगा। तो डोमेस्टिक वायलेंस तो बहुत एक बड़ा नुकसान है। अभी जो आप कह लें कि हमारी सोसाइटी में एक सिस्टम अभी भी जो थोड़ा सा मैं कहता हूँ लोगों को समझाता हूँ कि प्लस पॉइंट है, वो हमारा फैमिली सिस्टम है। जिसकी वजह से कि डिस्पाइट इस फैक्ट के कि फाइनेंशियली लोग इतने स्ट्रांग नहीं हैं, फाइनेंशियली या बाकी चीज़ों के इनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोग अच्छे तरीके से रह रहे हैं, वो अपने फैमिली यूनिट की वजह से रह रहे हैं। सही कि अगर एक बंदे ने काम कर लिया, एक ने दूसरा काम कर लिया, उसने उसका ख्याल कर लिया, उसने उसका ख्याल कर लिया, उसकी वजह से बच्चे ठीक भी रह रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, पेरेंट्स का ख्याल भी कर रहे हैं। सही। अभी भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स का ख्याल करते हैं, एंड तक करते हैं, अनलाइक उन सोसाइटीज़ के जिन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया, उनके तो आपस में एक दूसरे से ताल्लुक भी नहीं रहा। सही हो गया। हाँ जी। सर बच्चों को कहा जाता है गुर्ती नहीं देनी, अब डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं, शहद नहीं चटाना या कुछ इस तरह का सीन नहीं करना, तो सर ये क्या लॉजिक है? लॉजिक ये होता है कि हमारी कोशिश होती है कि बच्चे को जल्द से जल्द मदर फीड स्टार्ट करा दिया जाए। जो शहद है ना बड़ा हाई कैलोरी डाइट है। ठीक है। अगर आप शुरू में बच्चा पैदा होता है उसके आधे घंटे के बाद उसको शहद दे देंगे ना, तो उसमें कैलोरी चली जाती है, बच्चा 2, 3, 4 घंटे के लिए फिर दूध नहीं पीता।
अच्छा। हाँ, दूध नहीं पीता, दूध पीना में लेट कर देता है। सेकेंडली ये होता है कि फिर कोशिश होती है कुछ शहद में ना जो अवेलेबल हैं मार्केट में होते हैं, उनमें से एक जरासीम होता है। अच्छा। हाँ जी, जिसको क्लोस्ट्रीडियम एक होता है, उसकी टाइप एक है, तो वो हमें पता नहीं होता या लोगों को पता नहीं होता कि इसमें वो है कि नहीं, बिल्कुल प्योर है कि नहीं, तो इसलिए फिर कहते हैं, हम कहते हैं ना दें, इसको अवॉइड करें। लेकिन अगर कोई सिर्फ किसी का नज़रिया है इस तरह का कि जी मैं बिल्कुल करके हल्का सा लगाना चाहता हूँ, तो वो उसमें हम रोकते नहीं उसको, अगर किसी के इस्लामिक बिलीफ के तहत। लेकिन अदरवाइज़ इसका कोई ख़ास मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान होता है। फिर ये जो घुट्टी दूसरी आती है मार्केट में, उन्होंने अरक वगैरह डिफरेंट चीज़ें बना के बनाया होता है, उसमें फिर कैलोरीज भी नहीं होती, उसमें इन्फेक्शन का चांस होता है। इसलिए हम कहते हैं जी मदर फीड पे रखें, मदर फीड में इन्फेक्शन का ना चांस है ना कोई और प्रॉब्लम है, किसी तरह का शुरू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही। सर बच्चों को किस करनी चाहिए, छोटे बच्चों को जो बहुत छोटे बेबीज होते हैं, जो कहते हैं कि इन्फेक्शन हो सकते हैं? हाँ, वो देखें छोटे बच्चों की स्किन बड़ी सॉफ्ट होती है। कई दफ़ा तो बच्चे हमारे पास आते हैं जो 15 दिन के 20 दिन के, उनके रैशेस बने होते हैं इधर मुंह पे। मैं उनसे पूछता हूँ, मदर से पूछता हूँ क्या हुआ, कहते जी इसके चचा की मूंछें बड़ी बड़ी, वो इसको छोड़ चचा ले दे गया। वो इतने ज़ोर ज़ोर से प्यार करता है कि जब प्यार करके जाता है तो 20 मिनट तक इसका मुंह ही बेचारे का लाल हुआ रहता है। कहते हैं मैं मना भी नहीं कर सकती। बच्चे का क्या बस नहीं चलता, वो क्या कह सकता है? नहीं, मदर का भी नहीं बस चलता, ऑब्वियसली वो नहीं, बाप अच्छा का कि भाई नहीं प्यार ना करें। वो कहते जो प्यार कर रहते हैं, कहते हम अगर मना करें किसी को प्यार करने से, वो भी माइंड करते हैं, वो माइंड करते हैं, वो लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं पकड़ के बच्चों को इतनी जोर से करते हैं ना, इधर कर इधर कर इधर कर। तो इस वजह से सर कोई नुकसान भी होते हैं इसके अलावा, रैशेस के अलावा? नहीं करना, देखें इन्फेक्शन भी स्प्रेड होती है। फिर ज़ाहिर है जो बाहर से आया है ना, उसने मुँह हाथ धोया है ना, पता नहीं उसको कौन सी इन्फेक्शन है, उसका गला ख़राब है, सिगरेट पी के आया है, तो वो तरह तरह की इन्फेक्शंस भी बच्चों को लगाते हैं। मैंने उनको कहता मैं प्यार कर लें, ज़रा तरीके से कर लें, अपने तरीके से तो ना करें। अपने तरीके से ना करें। बच्चों को कौन सी एज में टूथब्रश शुरू कर देना चाहिए? जब बच्चों को दांत निकल आते हैं ना, पहले हम कहते हैं कि उसको आप सिंपल ले के, जब बच्चा 8-10 महीने का है, साल का है, तो मदर को हम कई दफ़ा कहते हैं कि सिंपल आप उसके साथ भी कर सकते हैं। उंगली के ऊपर एक मलमल का कपड़ा बारीक सा लपेट के ना हल्का हल्का साफ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जब 2 साल का बच्चा हो जाता है तो उसको आप मदर करवा सकती है, उसको सॉफ्टली, बिल्कुल सॉफ्टली, ताकि उसको डैमेज भी ना हो, और बिल्कुल जो बच्चों के आते हैं टूथब्रश आते हैं उसके साथ करवा सकती है। सही हो गया सर। सर मेरा आखिरी सवाल, कौन सी उम्र में बच्चे पैदा करने चाहिए? जब शादी हो जाए। लेकिन नहीं सर, एक्चुअल एक बेस्ट एज भी होती है बच्चे पैदा करने की। हाँ, आपके ख्याल में, इतना एक्सपीरियंस है आपका माशाल्लाह सर, आप एक इमरजेंसी के इंचार्ज भी हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल के। अब उसमें डिपेंड करता है बेस्ट एज कौन सी? फादर की उम्र पूछ रहे हैं, माँ की उम्र? सर दोनों की। दोनों की। हाँ, मेल फीमेल बोथ। हाँ, देखें जो मदर फर्टाइल हो जाती ना 15, 16, 18 साल के बाद हो जाती वैसे, लेकिन उस वक्त कई दफ़ा मदर बच्चे को संभालने के बारे में इतनी मैच्योर नहीं होती। तो जो आइडियल एज है ना, वो इसी तरह है कि जब आम तौर पे फादर जो है 25-26 साल की एज में ये मैच्योर भी हो चुके होते हैं। ठीक है। और उस वक्त फाइनेंशियली भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो चुके होते हैं। तो वो उस उम्र में अगर मदर की एज भी 23-24 साल है, 22-23 साल है, और फादर की भी 24-25 साल है, तो एक एज अच्छी एज है। वरना करने के तो हमारी सोसाइटी में 15 साल से ऑनवर्ड्स लोग शुरू हो जाते हैं। मेरे पास एक फैमिली आती सर, मैं आपको छोटा सा सुनाता हूँ। वो खातून तो नहीं मुझे कहना चाहिए, लड़की कहना चाहिए। मेरे पास उसकी वैसे पिक्चर्स भी मेरे पास हैं, कभी आपको वो भी शेयर करूँगा। ज़रूर सर। तो वो ना एक दफ़ा मेरे पास बच्चे को लेके आई, अपना बच्चा, उसका 9-10 महीने का बच्चा था, तो बिल्कुल यंग सी लड़की। तो उसने बच्चे को ऐसे थी, तो एवरेज बिल्कुल लो, ठीक है, हाँ, लो मिडिल क्लास की, बच्चे को ऐसे करके लपेटा होता था। जब मेरे पास लेके आती, ऐसे करके तेज़ी से आना, आके मेरे क्लिनिक में आके काउच पे बच्चा लटा देना, सर इसको खांसी है, ज़ुकाम, बुखार। मैंने चेक करना, वो बच्चे को दिखा के गई मुझे, 8-9 महीने का बच्चा था। 6-7 दिन के बाद फिर आई, बच्चा इस तरह से बच्चा लपेटा, तेज़ तेज़ आई, डॉक्टर साहब इसको देखें ज़रा, क्या नाक बंद हो गया? मैं क्या, अभी तो दवाई ली थी हफ्ता पहले। दूसरा है। मैं क्या दूसरा क्या मतलब है? मैं क्या मतलब दूब है? मैं क्या ये कौन है? कल पैदा हुआ है। वो मैं क्या कल पैदा हुआ? मैं क्या अभी पिछले की उम्र 9 महीने थी। मैं क्या जब तुम पिछले हफ्ता 10 दिन पहले आई, मतलब अब मैं क्या तुम्हारा बच्चा है? डॉक्टर साहब मेरा बच्चा है ना। डॉक्टर साहब मेरा ही है ना बच्चा, इसको चेक कर। यानी बच्चा भी 9, मतलब पहला बच्चा 9 महीने का, और दूसरा बच्चा पैदा हो गया। दूसरा बच्चा पैदा हो गया। अब उसके माशाल्लाह 7 बच्चे हो चुके हैं, जो अभी पिछले दिनों मुझे दिखाने आई थी। डॉक्टर साहब ये 7वां बच्चा है। सर अपनी आर्मी बनाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? और माशाल्लाह उसका 7वां बच्चा, और वो लड़की अभी तक उस तरह यंग, स्मार्ट, स्लिम और इस तरह आती है, बच्चों को इस तरह लपेटा होता है। मैं समझ कोई चीज़ पकड़ी है। मतलब अब वो 7 बच्चे आपसे ट्रीट हो रहे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लेस्ड सर, अल्लाह ताला आपको इसी तरह रखे और इसी तरह कामयाबियां अता करता जी, रहे थैंक और यू। आप इसी तरह मुल्क कौम की और हमारे जितने भी पाकिस्तान और बरूने मुल्क जो बच्चे हैं उनकी खिदमत करते रहे और उनको ठीक करते रहे। जी। अल्लाह ताला ने आपके ज़िम्मे ये जिम्मेदारी दी है। अगर आपने सुनो पॉडकास्ट के चैनल से कुछ सीखा है या कुछ समझा है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सुनो पॉडकास्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर लेंगे। इसी तरह के मजीद पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।